तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक भर्ती 2026। आज हम संपूर्ण विज्ञान को कवर करने वाले हैं। आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक दिए गए हैं उन सभी टॉपिक्स को मिला करके टॉप 500 यानी कि टॉप 500 प्रश्नों को आज हम यहाँ पर एक साथ सॉल्व करने वाले हैं। और परीक्षा से पहले यह अंतिम रामबाण है, इसको आपको पूरा देखना है और अच्छे से कवर करके जाना है। कल से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और आपको आपके एग्जाम्स में यही प्रश्न बार बार रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने इसमें जो प्रश्न शामिल किए हैं ये वही प्रश्न हैं जो एपटेक ने पिछले एक साल में पूछे हैं। ठीक है ना, एक साल से एपटेक कंपनी एग्जाम करा रही है, तो एपटेक ने अभी तक जो भी प्रश्न पूछे हैं, अभी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम खत्म हुआ है, कल उसकी आंसर किया गई है, तो उन प्रश्नों को भी हमने इस वाले सेट में शामिल कर लिया है। तो टॉप 500 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में आ सके। और कल से हम एग्जाम एनालिसिस भी कराएंगे हर शिफ्ट का, तो एनालिसिस की भी वीडियो सही समय पर आप तक आ सके, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है मेरे भाई। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये रहा आज का पहला प्रश्न। वन लाइनर फैक्ट कवर करेंगे जिससे कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो जाएं। चलिए पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, पौधों में जल और खनिजों का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो आपको मैंने बताया था कि ये जैसे कोई पेड़ है, ठीक है, अब इस पेड़ में ये अगर पेड़ खाना बना लेता है, थोड़ा सा और बड़ा बना दे तो आपको सही से समझ में आएगा। जैसे कि ये कोई मान लीजिए बरगद का पेड़ है, ठीक है ना, तो इसमें जाइलम जो होता है वो क्या करता है, जा से जाइलम जा से जल। तो जाइलम जो है वो जल और जो खनिज पदार्थ होते हैं उनको पेड़ की जो जड़ें होती हैं उससे लेकर के तनों एवं पत्तियों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। यहीं पर एक फ्लोएम नामक ऊतक भी होता है। फ्लोएम क्या करता है? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जब पौधे अपना भोजन बना लेते हैं, तो भोजन बनने के बाद में जो पोषक तत्व वहां से मिलते हैं, यानी जो भोजन होता है, उस भोजन को पूरे पेड़ में पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो ध्यान रखना, जाइलम और फ्लोएम दो तरह के ऊतक पौधों में पाए जाते हैं। जा से जाइलम जा से जल, यानी कि जाइलम जल को पहुंचाता है, फा से फ्लोएम फा से फूड, यानी कि फ्लोएम जो है वो फूड को पहुंचाता है। दोनों प्रश्न आपके फॉरेस्ट गार्ड में पूछे गए थे। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? ये सूत्र भी पूछा गया था, लास्ट शिफ्ट में शायद पूछा गया था 19 से 20 तारीख को। सही आंसर हो जाएगा NaHCO3। इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। यही हमारा खाने का सोडा हो जाता है। अगला, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो यह है ब्रोमीन। ये 2 से 3 बार ये प्रश्न पूछा था। तो ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? उस धातु का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, लास्ट में हम आपको बता देंगे वीडियो के अंत में। ठीक है, अगला, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? यह प्रश्न भी पूछा गया है। सही आंसर पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, ग्रंथियों की ग्रंथि भी हम इसको कहते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 है, आनुवंशिकी। आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? और आनुवंशिकी आपके सिलेबस में अलग से दिया हुआ है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने किस पौधे पर इसका जो है खोज की थी? तो मटर के पौधे पर। यह प्रश्न 101% आएगा। किस पौधे पर खोज की थी? तो मटर के पौधे पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी की खोज की थी। आनुवंशिकी होता क्या है? तो भाई माता और पिता के लक्षण जब पुत्र में पहुंच जाते हैं तो हम उसको आनुवंशिक लक्षण कहते हैं और इस प्रक्रिया को आनुवंशिकी कहा जाता है। इसके बारे में आपको और भी बताया था कि जैसे किसी कोई लड़का है, उस लड़के के आगे के बाल जो हैं वो समय से पहले झड़ गए हैं ना, सिर के आगे वाले बाल, तो आप देखेंगे उसके पिता के भी सिर के आगे के बाल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये लक्षण आनुवंशिक लक्षण। अब उसमें आप कोई भी दवाई करवा लो वो नहीं हो सकता सही। क्यों? क्योंकि वो जेनेटिक्स लक्षण है। आपके पिता के बाल जो है सर पे कम थे तो आपके भी बाल सर पर कम है। ये जेनेटिक्स लक्षण होते हैं। ठीक है, तो इसे हम आनुवंशिकी कहते हैं और इसका अध्ययन ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि अभी आपने देखा फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में ढेर सारे प्रश्न, लगभग 75 से 80% प्रश्न जो है वो हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स से आए थे। लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देंगे। एक भाई ने खुद लिखा है, जब वो एग्जाम देकर बाहर आए उन्होंने खुद लिखा है कि सर 75 से 80% प्रश्न आपके सुपर सिलेक्शन नोट्स से हमको देखने को मिल गए थे। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक के लिए हमने कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार किए हैं। तो जिनका भी आगे एग्जाम है, अगर आपके एग्जाम में 2 से 3 दिन का भी समय है तो अभी भी आप इन नोट्स को लेकर के अच्छे से जो है तैयारी कर सकते हैं। क्या क्या मिलेगा? तो मात्र 149 रुपए में, केवल 149
₹149 में आपको पांचों सब्जेक्ट के कंप्लीट थ्योरी नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, जो प्रैक्टिस सेट हमने डिटेल सॉल्यूशन के साथ में एमसीक्यू बेस करा रखे हैं, बिल्कुल एग्जाम वाली फीलिंग आपको आएगी। वो 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे और लगभग मान के चलिए ये 500 प्रश्नों सहित लगभग हम 1900 एमसीक्यू करवा चुके हैं। 1900 प्रश्न आपके टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज करवा चुके हैं। वो 1900 प्रश्न आपके पास में आ जाएंगे। आज शाम को हम 500 प्रश्न आपके लिए सामाजिक विज्ञान के एक साथ लेकर के आने वाले हैं। तो 500 प्रश्न और मिला लीजिए तो 19×5 2400 प्रश्न हो जाएंगे। लगभग 2500 के आसपास प्रश्न हम आपको एग्जाम से पहले दे देंगे और ये पूरा मटेरियल, पूरा स्टडी मटेरियल, सिलेक्टेड मटेरियल मात्र ₹149 में आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। कैसे प्राप्त करेंगे? तो ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल नहीं करना है। ये क्यूआर कोड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर आपको 149 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको व्हाट्सएप कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे तुरंत की तुरंत इसी नंबर से आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दी जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी सेंड कर देंगे, जिस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, जहां पर आगे के सारे नोट्स और कल से एग्जाम एनालिसिस की पीडीएफ भी वहां पर डलती रहेगी। सारी बातें समझ में आ गई हैं तो जल्दी से नोट्स लेकर के ग्रुप में शामिल हो जाइए और कदम बढ़ा दीजिए सिलेक्शन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते, इसमें पाठ वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। हिंदी के पूरे पाठ, जो माता का आंचल है या फिर विवाह दंतुलित मुस्कान, जितने भी पाठ हैं, सूरदास, ये सब कुछ पाठ आपको मिल जाएंगे। सारे लेखक कवि परिचय आपको मिल जाएंगे। इंग्लिश के भी सारे पाठ आपको मिल जाएंगे, तो आपको पाठ पढ़ने में भी आसानी हो जाएगी और अगर उनमें से कोई प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आप उसको भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ये भी आपका फॉरेस्ट गार्ड का ही प्रश्न है। सही आंसर उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का यूज करते हैं हम वाहनों के पीछे, जो मतलब अगर हमको देखना है साइड मिरर के रूप में, ये जैसे बाइक है आपकी तो साइड मिरर के रूप में हम क्या लगाते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण हमको छोटा प्रतिबिंब दिखाता है। मान लीजिए पीछे बड़ी सी ट्रक आ रही है, लेकिन उत्तल दर्पण में जब आप देखेंगे तो वो छोटी सी ही हमको दिखाई दे जाएगी, पीछे कोई गाड़ी आ रही है ना, तो इसमें जो है हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? 2 बार पूछा है जेल पहरी में। सही आंसर रेटिना। रेटिना दृष्टिपटल पर मानव नेत्र के जो ऐसा भाग होता है जहां पर किसी भी चीज का प्रतिबिंब बनता है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, पारस्की तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह 10% का नियम किसने दिया था? तो बहुत अच्छे से आपको कई बार समझाया है। रेमंड लिंडमैन महोदय के द्वारा 10% ऊर्जा का नियम दिया गया था। इनका कहना यह था कि कोई भी ऊर्जा अगर गमन करती है तो एक स्तर से दूसरे स्तर पर जब जाएगी तो केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित हो सकती है। कैसे? जैसे कि ये मान लीजिए पेड़ पौधे, मतलब कि घास है, ठीक है, इस घास में 100% ऊर्जा है। इस घास को खाया किसने? इस बकरी ने खा लिया, ठीक है, इस बकरी ने खा लिया है ना, तो बकरी में क्या गया? बकरी में केवल 10% ऊर्जा ही जाएगी घास की। इस बकरी को मान लीजिए शेर ने खा लिया, ठीक है, अब शेर में बकरी की केवल 10% ऊर्जा ही जाएगी, तो ये 10% ऊर्जा ही आगे की ओर स्थानांतरित होती रहती है। इसी को हम रेमंड लिंडमैन का ऊर्जा प्रवाह का नियम कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, अमीबा में प्रजनन मुख्य रूप से किस विधि के द्वारा होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, द्विविखंडन यानी कि बाइनरी फिजन विधि के द्वारा अमीबा में प्रजनन होता है। ये भी पूछा गया है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं 90% क्वेश्चन इस 500 में आपको वो मिलेंगे जो अभी रीसेंट एग्जाम हुआ है फॉरेस्ट गार्ड जेल पेरी डिप्टी जेलर का, उस एग्जाम में जो पूछे गए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आंसर की आ गई है, तो वहां से हमने प्रश्न लगभग मान के चलिए कि 400 के आसपास प्रश्न आपको वही वाले मिल जाएंगे। अगला, लोहे पर जंग लगना। जिन लोगों ने एग्जाम दिया होगा जेल पेरी का वो यहाँ पर खुद को रिलेट कर पा रहे होंगे। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? तो भाई एटीपी को। एटीपी को हमको जो ऊर्जा मिलती है वो हमें एटीपी में मिलती है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? एटीपी को हम ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। जैसे अपनी मुद्रा को हम रुपए में काउंट करते हैं, वैसे ही शरीर की जो ऊर्जा होती है उसको एटीपी में काउंट किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको हिंदी में कहेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला, चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? 2 से 3 बार पूछा गया है। सही आंसर मेथनोइक अम्ल या फिर फॉर्मिक एसिड जो है वो चींटी के डंक में पाया जाता है। इसी के साथ में आपको ध्यान रखना नेटल पौधा। ये नेटल पौधा जो है ये 2 बार अभी पूछा है उसमें जेल पेरी में कि नेटल पौधे में ऐसा कौन सा तत्व पाया जाता है जिसमें कि अगर उसके कांटे या फिर उसकी पत्ती हमें चुभ जाए तो हमको चींटी के डंक या फिर जो है बिच्छू के डंक के समान एहसास होता है, तो उसमें भी कोई क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड ही पाया जाता है। ध्यान रखना, ये आगे आपके एग्जाम में भी आएगा। अगला, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, यानी कि सबसे अधिक जो डक्टाइल है वो धातु कौन सी है? तो यह है गोल्ड, ठीक है। तो गोल्ड का जो आपका 1 mm जो गोल्ड होता है, मान लीजिए 1 औंस गोल्ड है, उससे आप मानकर चलिए कम से कम 1 किलोमीटर लंबा सोने का तार बनाया जा सकता है, पतले तार बनाए जा सकते हैं। तो सबसे अधिक डक्टाइल धातु होती है। डक्टाइल का अर्थ है कि किस धातु में
तन्यता कितनी है, कितनी ज़्यादा तनने की क्षमता है, तो वो जो है सोना सबसे ज़्यादा तन्य धातु है। लड़ो या उड़ो हार्मोन, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में मैं अभी बता दे रहा हूँ, 101% 3 या 4 बार पूछा जाएगा। तो लड़ो या उड़ो हार्मोन के रूप में किसे जाना जाता है? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन एक ऐसा हार्मोन है जिसे लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। सर इसको लड़ो या उड़ो क्यों कहते हैं? तो देखिए, मान लीजिए कि आप अच्छे से जा रहे थे, धीरे धीरे जा रहे थे और एकदम से पीछे आपके कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो आपको मारना चाहता है, मान लीजिए बंदूक लेकर के आ गया है, तो फिर आप इतनी स्पीड में भागेंगे जितनी स्पीड में आप कभी भागे नहीं थे, है ना। वैसे तो आपसे 800 मीटर की दौड़ नहीं लगती है एमपी पुलिस की, लेकिन इस 800 मीटर की दूरी को आप 2 मिनट से कम टाइम में भी पूरा कर लेंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके जान पर बनाई थी, और वो जान पर बचाने के लिए कौन आ गया आपके अंदर? तो एड्रेनलिन हार्मोन एकदम से स्रावित हो गया, जो हमारे अंदर ऊर्जा के एक अलग ही लेवल पर संचार कर देता है, जिसकी वजह से हम इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। बहुत ज़्यादा देर तक ये नहीं रहता है ना, नहीं तो आप सोचो कि जब 800 मीटर की दौड़ देने जाएं तो एड्रेनलिन हार्मोन हमारे अंदर आ जाए, तो ये अपने आप नहीं आएगा, ठीक है। ऐसी कंडीशंस बन जाएंगी तभी ये आता है, ठीक है। आगे 16 नंबर देखिए, मानव शरीर की सामान्य कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? ये भी आपका 2 से 3 बार पूछा गया है। एक क्रोमोसोम होता है, ठीक है, एक साइटोसोम होता है। तो दोनों प्रश्न अलग अलग प्रकार से पूछे गए थे। सही आंसर हो जाएगा 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर जोड़े में बात करेंगे तो 23 जोड़े गुणसूत्र जो है वो हमारे अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, नंबर 17। सर नंबर 17 है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ये भी पूछा गया है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो है ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। और सबसे तेज जो प्रकाश है वो निर्वात में ही चलता है। आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है कि प्रकाश जो है निर्वात में सबसे तेज चलता है, जबकि ध्वनि जो है वो निर्वात में बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि ध्वनि को कहीं पर भी गमन करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के ध्वनि गमन नहीं कर सकती है, जबकि प्रकाश को कहीं पर जाने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ध्वनि और प्रकाश एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ध्वनि को बात करेंगे तो ये ध्वनि जो है वो ठोस में बहुत तेजी से गमन करेगी, जबकि प्रकाश ठोस में बिल्कुल भी गमन नहीं करेगा। ध्वनि निर्वात में बिल्कुल भी गमन नहीं कर सकती, जबकि प्रकाश निर्वात में सबसे तेजी से गमन कर सकता है। तो प्रकाश और ध्वनि, यहां से दोनों प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे माध्यम वाले। अगला, मानव नेत्र का वह रंगीन भाग क्या कहलाता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? इसको आइरिस या फिर परितारिका कहते हैं। जैसे कि आप कोई मान लीजिए बाहर गए हैं एकदम धूप वाले स्थान से, अचानक से आप कहां कमरे में आते हैं, तो कुछ देर के लिए आपको एकदम ऐसा लगता है कमरे में एकदम अंधेरा सा हो गया, आंखों के सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता है। फिर धीरे धीरे जो आइरिस जो परितारिका होती है वो उस प्रकाश के अकॉर्डिंग कि कम प्रकाश है कि ज्यादा प्रकाश है, उस हिसाब से मानव नेत्र को कंट्रोल कर देती है, उस हिसाब से ढाल देती है। थोड़ी देर बाद हमको दिखने लगता है। तो ये काम कौन करता है? ये काम आइरिस या फिर परितारिका के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला देखिए 19 नंबर, विद्युत परिपथ में बहुत कम मात्रा की विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? तो बहुत कम मात्रा में अगर हमको मापना है तो इसके लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। अगला, ग्लोबल वार्मिंग। देखो इस बार आपको बता दें, एनवायरनमेंट से भर भर के प्रश्न आएंगे। एनवायरनमेंट के 150 प्रश्न एमसीक्यू में विद डिटेल सॉल्यूशन हम ग्रुप में डाल चुके हैं। जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं उनके पास में पहुंच गया होगा, अच्छे से पढ़ करके जाना। एनवायरनमेंट के सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको मिलेंगे। हमने थ्योरी भी करवा दी है और डिटेल सॉल्यूशन भी करवा दिया है। थ्योरी वाली पीडीएफ भी आपके ग्रुप में डाल दी गई है, ठीक है। तो यही एनवायरनमेंट से प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ये प्रश्न भी आपके फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह प्रभाव यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती है। क्यों? क्योंकि यह एक गर्म गैस होती है। अच्छा, हरित गृह प्रभाव होता क्या है? जैसे हमारी पृथ्वी है, ये सूर्य है, सूर्य से प्रकाश आया हमारे पृथ्वी पर, पृथ्वी से टकरा करके जब प्रकाश वापस लौटने लगता है तो यहाँ पर एक ग्रीन हाउस प्रभाव बन जाता है। ये सारी गैसें जैसे CO2 हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये सारी गैसें मिलकर के एक यहाँ पर छाता टाइप का बना लेती हैं, जिससे सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाता और यहीं पर रह जाता है। इससे क्या होता है? इससे पृथ्वी हमारी हल्की हल्की गर्म बनी रहती है। अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता, पूरा का पूरा प्रकाश वापस लौट करके सूर्य के पास में चला जाता, तो हमारी पृथ्वी बर्फ का गोला बन जाती, क्योंकि पृथ्वी गर्म रह ही नहीं पाती। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई। क्यों? क्योंकि अब जो ओजोन परत है उसमें भी छेद हो गए हैं, साथ ही साथ में हम लोग रेफ्रिजरेटर वगैरह चलाने लगे हैं, प्रदूषण बहुत हो गया है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अब क्या हो गई है? बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से धरती अब बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिससे कि वहाँ से पानी आ रहा है समुद्र में, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है और बाढ़ जैसी संभावना देखने को मिल जाती है। तो ये आपको हमने हरित गृह प्रभाव पढ़ा दिया, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखो हमारा काम ये नहीं है कि पिछली आपने 5-6 क्लास करा रखी हैं उनको एक साथ में जोड़ दो और ये पूरी 7 घंटे की वीडियो बन जाएगी और बढ़िया से अपलोड कर दो। लो भैया 7 घंटे की महामैराथन मैथ सब्जेक्ट की, ये अपना काम नहीं है भाई। उसको ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स उसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसी को दोबारा जोड़ करके दे रहे हो महामैराथन के नाम से, फिर बच्चे उसी चीज़ को पढ़ें, यानी फिर से वो अपना 7 घंटा बर्बाद करें, तो ये अपन से ना हो पाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो हम आपको अगर जो भी वीडियो कराएंगे एकदम लेटेस्ट ओरिजिनल लाइव कराएंगे, यानी कि एक बार में ही उसको रिकॉर्ड करेंगे।
वो सारी पुरानी वीडियो मर्ज करके अलग से नई वीडियो हम नहीं देंगे, है ना, क्योंकि हम वो चीज़ आपको पढ़ा चुके हैं। फिर से आपका समय खराब करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि ये 500 प्रश्न आपको 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट करवा दिए जाएं एक साथ में। चलो, विद्युत परिपथ में बहुत कम मात्रा में हमने बता दी गैल्वेनोमीटर। अगला ग्लोबल वार्मिंग बता दिया। अब हम बात करते हैं मानव मादा में निषेचन प्रक्रिया कहां पर होती है। तो ये फैलोपियन ट्यूब यानी कि डिंब वाहिनी में होती है निषेचन की प्रक्रिया, यानी कि अंडा जब निकल करके फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, यहां से मानव का शुक्राणु पहुंचता है और फिर यहां पर क्या होता है, निषेचन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका, इसको हम क्या कहते हैं, निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं, और ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। अगला, चूना पत्थर को गर्म करने पर टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ये कौन सी अपक्रिया है। तो इसे हम वियोजन या फिर अपघटन अपक्रिया कहते हैं। अगला, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहां पर होती है। तो क्लोरोप्लास्ट हरित लवक में होती है। ये प्रश्न भी पूछा गया आपके फॉरेस्ट गार्ड में। ठीक है, अगला, मानव रक्त का पीएच मान। पीएच मान की अलग से हमने आपको 50 पीएच मान के क्वेश्चन दिए हैं, उन्हीं में से फॉरेस्ट गार्ड में पीएच मान के लगभग 10 से 15 क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए थे। सारे प्रश्न जो हैं पीएच मान की वीडियो से और पीडीएफ से आए थे। हमने आपको वहां पर बिल्कुल प्रूफ के साथ में भी दिखा दिया था। ठीक है, तो पूछा गया मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। पानी का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, और ये पानी जो है वो उदासीन होता है। इसी तरह से नींबू का पीएच मान 2 से 3 तक होता है। इस तरह से आपको अलग अलग पीएच मान के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा रक्त जो है वो हल्का क्षारीय होता है। प्रश्न नंबर 25, बॉक्साइड किस धातु का प्रमुख अयस्क है। तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच की खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं। तो दो न्यूरॉन्स जो हैं इनके बीच में जुड़ने से पहले थोड़ा सा खाली स्थान होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसी स्थान को हम सिनेप्स कहते हैं। अगला देखिए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीएनए को हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 28, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो मुड़ जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और इसी वजह से तारे हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। 3 से 4 बार तारे के टिमटिमाने वाला प्रश्न पूछा गया फॉरेस्ट गार्ड में कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो आपको बहुत अच्छे समझा था, तारे हमसे बहुत दूरी पर हैं। ठीक है, अब जब ये चमक रहे हैं तो यहाँ पर जो हवा है, हवा में माध्यम की अलग अलग परत होती है। किसी का अपवर्तनांक बहुत ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। यहाँ पर जो है अब तारे की रोशनी आई और इसमें घुसी, अपवर्तनांक कम हुआ तो मुड़ गई, अपवर्तनांक ज़्यादा हुआ तो फिर इधर मुड़ गई, इधर मुड़ गई, इधर मुड़ गई। इस तरह से ये मुड़ते हुए हमारे आंखों के सामने आती है, जिसकी वजह से लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, जबकि तारे टिमटिमाते नहीं है। बिल्कुल एज इट इज वो वैसे के वैसे ही प्रकाशयान हो, प्रकाश मतलब कि प्रकाश से जलते रहते हैं, वो टिमटिमाते नहीं हैं। लेकिन हवा में उपस्थित अपवर्तनांक के कारण हमको टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ध्यान रखना, ये प्रश्न आपको मिलेगा 101%। अगला, दूरदर्शी दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। सही आंसर उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। दा से दू ऊ की मात्रा लगी हुई है, ऊ से याद कर लो, ऊ से उत्तल लेंस। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला देखिए, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या होती है। तो विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई जिसमें हमारे घर में विद्युत आती है, फिर उसके बदले हम पैसा देते हैं, वो होती है किलोवाट प्रति घंटा। ठीक है, KWH, किलोवाट प्रति घंटा में जो है हम विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई को मापते हैं। अगला, ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा रसायन जिम्मेदार है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 4 से 5 बार फॉरेस्ट में पूछा गया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC एक ऐसी गैस है जो कि जिम्मेदार है किसके लिए, ओजोन परत के क्षरण के लिए। अब ये कैसे इफेक्ट डालती है, आइए आपको समझा देते हैं। तो देखो होता क्या है, जैसे कि आप रेफ्रिजरेटर चला रहे हैं, ठीक है, फ्रिज चला रहे हैं, AC चला रहे हैं, या फिर वो जो फुसफुस करते हैं ना, फॉग लगा लिया, आज तो फॉग लगा लिया, आज ये जो है लगा लिया, तो उसमें भी क्या होता है, CFC होती है। अब ये CFC क्या करती है, CFC यहाँ से निकलती है और ऊपर की ओर जाती है। यहाँ पर ओजोन परत है, अब ये जाकर के ओजोन परत में छिद्र कर देती है। ओजोन परत में छिद्र होने से क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से जो पराबैंगनी किरणें आ रही हैं, ओजोन परत उनको अवशोषित करती है। लेकिन छेद होने की वजह से ओजोन परत सीधे हमारी पृथ्वी पर आ जाएगी, और वो मनुष्यों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि मानवों में स्किन कैंसर का रीजन बन सकती है पराबैंगनी किरणें। तो इसको सोखने का काम ये जो है ओजोन परत कर रही थी, जिसको CFC की वजह से बहुत ज़्यादा हानि हो रही है। अगला, पुरुष नर जनन अंग क्या कहलाता है, तो हम इसको पुंकेसर कहते हैं। पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाता है, पुंकेसर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 33, जिस रासायनिक अपक्रिया में ऊष्मा निकलती है हम उसको क्या कहते हैं, तो ऊष्मा निकलने वाली अपक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं, और ऊष्मा अवशोषित करने वाली अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी कहते हैं। अगला, मानव वृक्क किडनी की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है, तो किडनी की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं, या फिर वृक्काणु कहते हैं हिंदी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35, खट्टे दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड जो है खट्टे दूध या दही में पाया जाता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। इसको इस तरह से पूछा था कि हमको थकान का एहसास है किस एसिड की वजह से होता है, तो लैक्टिक एसिड यही होता है जो हमारे पैरों में जाकर जम जाता है मांसपेशियों में, तो हमको थकान का एहसास होता है। अगला 36 नंबर, पीतल किन दो धातुओं से मिलकर के बनाया, तो इसके लिए हमने ट्रिक बताई थी आपको, पिताजी
पिताजी। ये पी से पीतल हो गया, ता से तांबा और जेड आई से जिंक हो गया। तो तांबा यानी कि कॉपर और जिंक मिलकर के पीतल का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन और मुद्रा को बनाए रखता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर हम खड़े होकर के चल रहे हैं तो ये हमारा ऐसा कौन सा भाग है जो इसको कंट्रोल कर रहा है? सही आंसर हो जाएगा सेरेबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क हमको चलने में, हमारे हाथ को उठाने में, रोड पर चलने में, बैठने में, उठने में, हमारे शरीर के संतुलन के लिए कौन जिम्मेदार है? अनुमस्तिष्क जिम्मेदार हो जाता है। अगला देखिए, मानव पुरुष में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं? तो एक सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है जो XY होता है, और ये XY जो है ये पुरुष से निकलता है और महिला से हमेशा XX निकलता है। तो लड़का होगा या लड़की होगी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पुरुष जिम्मेदार है, क्योंकि पुरुष का X निकलेगा तो लड़का होगा, पुरुष का Y निकलेगी तो लड़की होगी। ठीक है, तो ये पुरुष के द्वारा ये जिम्मेदारी होती है कि भाई लड़का हो रहा है या लड़की हो रही है, उसके लिए कोई भी महिला जिम्मेदार नहीं है। तो आज से ये मत कहना कि तुमने मुझे पुत्र नहीं दिया या तुम मुझे पुत्री नहीं दे पाई, ये उसकी बात नहीं है। ये जो है किसी ना किसी जो मतलब कि पति पत्नी में जो पति है उसकी जिम्मेदारी है कि उसके क्रोमोसोम्स में से कौन सा गुणसूत्र निकल रहा है। ठीक है, महिला तो अपना XX गुणसूत्र ही देती है। अगला प्रश्न नंबर 39। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता को हमेशा हम डायोप्टर में मापते हैं, कैपिटल D इसको कहते हैं। अगला, एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ये भी पूछा गया फॉरेस्ट में। तो 25 सेंटीमीटर एक स्वस्थ मानव के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। अगला 41। सीधे चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का यूज करते हैं। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम यानी कि राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं सीधे चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए। अगला, पर्यावरण के जैविक घटकों में क्या क्या शामिल होते हैं? तो पौधे हो गए, जानवर हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, ये तीनों जो हैं वो पर्यावरण के जैविक घटक का अर्थ होता है जिनमें जीवन है। भाई जो सांस ले रहे हैं वो जैविक होते हैं, जो सांस नहीं ले रहे हैं वो अजैविक होते हैं। प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न बनेगा इनमें से कौन सा एक जैविक घटक है? उसमें ये 3 दिए रहेंगे, या फिर ये बोलेंगे इनमें से कौन सा एक जैविक घटक नहीं है। तो 3 ये दिए रहेंगे, एक आपको दे देगा क्या? एक दे देगा मान लीजिए लोहा, तो लोहे में जान तो होती नहीं है, तो लोहा अजैविक घटक हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न बना करके फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं मेरे भाई। अगला 43 नंबर प्रश्न है, आलू में कायिक प्रवर्धन किस भाग के द्वारा होता है? तो आलू को आप कैसे लगाते हैं? देखते हैं ना, आलू के छोटे छोटे टुकड़े कर दो, जमीन में लगा दो तो आलू का पौधा बन जाता है। तो आलू में क्या होता है? कायिक जनन होता है। ठीक है, कायिक प्रवर्धन होता है। तो कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा भाग होता है जिससे कायिक प्रवर्धन होता है? तो आलू का जो तना होता है, तना का मतलब जो आंख या फिर कंद होती है। भाई आलू को जब आप लेकर के आते हो तो इसमें ऐसे ऐसे तना निकला रहता है ना, कंद निकली रहती है, उसी को काट करके आप लगा देते हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? तना या फिर आंख या फिर कंद इसको हम कहते हैं। यही कायिक जनन, कायिक प्रवर्धन होता है आलू में। अगला, जब कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अगर कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ में जुड़ रहा है तो हम इसको कहेंगे ऑक्सीकरण या फिर उपचयन अभिक्रिया। 45 देखिए, पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो अभी बताया था भाई, जल तो जाइलम लेकर के जाएगा और फूड यानी कि खाना कौन लेकर के जाएगा? तो फ्लोएम लेकर जाएगा, तो भोजन फ्लोएम लेकर जाएगा। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति सामान्यता कैसी होती है? तो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो सामान्यतः ज़्यादातर क्षारीय होते हैं। 47 देखिए, प्रश्न है कि किस धातु को केरोसिन मिट्टी के तेल में डुबा करके रखा जाता है? तो सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी धातु जिन्हें मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं। ये प्रश्न 2 से 3 बार अलग अलग शिफ्ट में डिप्टी जेलर और जेल पहरी के एग्जाम में पूछा गया था। 48 देखिए, पौधे में वृद्धि को बढ़ावा देने वाला हार्मोन कौन सा? तो ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो उसकी वृद्धि को बढ़ावा देता है। मेंडल ने अपने आनुवंशिकी के प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो मटर का जो है यहाँ पर पौधे का प्रयोग किया गया था। इसको हम पाइसम सटाइवम कहते हैं, ध्यान रखना है इसका वैज्ञानिक नाम। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, सबको पता। थोड़ा सा स्पीड तेज कर ले भाई, 50 ही प्रश्न हो पाए, अपन को 500 करने हैं, इसके 10 गुना प्रश्न हैं, स्पीड बढ़ाते हैं। अगला, लाल रक्त कणिकाओं RBC का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। यही ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती हैं हमारे शरीर में, ये रक्त में पाई जाती हैं। 120 दिन होता है। ठीक है, बोन मैरो में इनकी जो उत्पत्ति होती है और प्लीहा स्प्लीन में जाकर के ये खत्म हो जाती हैं। टमाटर में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार पारा का अयस्क है, और यही एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। लो, आपको आंसर भी बता दिया जो आपसे शुरू में पूछा था। अगला, शरीर में रक्त शर्करा ब्लड शुगर के स्तर को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन जो है वो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने का काम करता है। आप देखते हैं जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं वो इंसुलिन की गोली खाते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाते हैं। ठीक है, जिससे कि शरीर में जो रक्त है वो रक्त में शर्करा यानी कि मीठे की मात्रा को नियंत्रित किया जाए। DNA की द्विगुणित संरचना ये किसके द्वारा दी गई थी? तो द्विगुणित संरचना DNA की वाटसन और क्रिक महोदय के द्वारा दी गई थी। अगला 56, दाढ़ी बनाने वाले शीशे के रूप में किस दर्पण का यूज किया जाता है? तो अवतल दर्पण का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण किसी भी चीज को फैला देता है,
ये इतना छोटा बन रहा है प्रतिबिंब, यहाँ पर आप अवतल दर्पण लगा दो, ऐसे अवतल लगाओगे तो ये बड़ा विस्तारित होकर के प्रतिबिंब दिखने लगता है। तो चाहे वो दाढ़ी बनाने वाला दर्पण हो या फिर जो दांत चेक करने वाले डॉक्टर होते हैं वो भी इसी दर्पण का यूज करते हैं, अवतल दर्पण का यूज करते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। कॉनकेव मिरर हम इसको कहते हैं। ये 2 बार प्रश्न पूछा गया था फॉरेस्ट में। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो इसी अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। मायोपिया में क्या होता है कि जो प्रकाश, जो प्रतिबिंब आ रहा होता है वो प्रतिबिंब क्या होता है कि रेटिना है, मान लीजिए हमारी ये आंख है, ठीक है, किसकी आंख बन गई है भैया, है ना, ये आंख है, तो जो प्रतिबिंब बन रहा था ना वो रेटिना के पहले ही बन जाता है, ठीक है। अब तो ये यहीं पर बन गया, अब क्या होगा, तो यहाँ पर हम अवतल लेंस लगा देंगे। जैसे हमने अवतल लेंस लगाया, अवतल लेंस क्या करता है, किसी भी छोटे चीज़ को फैला देता है, तो ये खींच करके इसको दूर पहुंचाने का काम करता है। तो जो प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा था, अब अवतल लेंस लगाने से वो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, रेटिना पर जाकर के बनने लगेगा और हमको जो है चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगी। तो निकट दृष्टि दोष में हम किसका यूज करते हैं, अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़े 58, डायनामो विद्युत मोटर किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है? ओजोन गैस जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है, यहीं पर ओजोन परत भी पाई जाती है, ठीक है। ओजोन गैस का सूत्र O3 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी 2-3 बार पूछा गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4 × 1/2H2, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। ये वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो किसी की हड्डी टूट जाने पर जो है जो ऊपर चढ़ाया जाता है ना व्हाइट कलर का, उसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस POP कहते हैं। अगला, पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से किस भाग के द्वारा होता है? तो ये रंध्र स्टोमेटा के द्वारा इसका आदान प्रदान होता है। जठर रस गैस्ट्रिक जूस में कौन सा अम्ल मौजूद होता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो जठर रस गैस्ट्रिक जूस में मौजूद होता है, जो भोजन को पचाने के लिए जिम्मेदार होता है। अगला, प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो ये आपकी लिथियम धातु है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? ये प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम होता है। सेरेबेलम अलग है, सेरेबेलम क्या करता है, हमको चलने फिरने संतुलन में मदद करता है। सेरेब्रम क्या है? ये प्रमस्तिष्क है। सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो सेरेब्रम ही होता है। 65, मनुष्य में लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र के द्वारा होता है? तो अभी बताया था पिता के गुणसूत्र के द्वारा मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है कि पुत्री होगी या फिर पुत्र होगा, ठीक है। अगला, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अगला, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये सारे प्रश्न में गारंटी दे रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। और पहले हमने फॉरेस्ट गार्ड के टाइम पर भी हमने 500 प्रश्न बनाए थे, उसमें भी हमने गारंटी दी थी कि भाई यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में, और वहीं से क्वेश्चन मिले थे। लास्ट में आपको दिखा देंगे। बहुत सारे लोगों के स्क्रीनशॉट भेजे, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि सर मजा आ गया आपकी PDF पढ़ करके, एकदम वहीं से क्वेश्चन छपे हुए मिले हैं, ठीक है। लोगों के 82, 85 नंबर तक आए हैं माइनस मार्किंग के बाद में। आपके नंबर भी इतने ही आएंगे, 85 के आसपास हम आपको पहुंचा देंगे, ठीक है। अगला, तो इसको कौन कंट्रोल करेगा? प्यूपिल के द्वारा, पुतली के द्वारा कंट्रोल किया जाता है कि कितना जो है प्रकाश अंदर हमको नेत्र के अंदर लेना है। अगला, विद्युत फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बना होता है? तो जो विद्युत फ्यूज तार होता है वो टिन या फिर सीसा धातु का बना रहता है। अगला, चिपको आंदोलन, ये भी पूछा गया था आपके एग्जाम में। चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो ये पहली बात तो वन संरक्षण से संबंधित है, दूसरी बात हिमालय के उत्तराखंड से यह संबंधित है। अभी प्रश्न पूछा गया था कि हिमालय का वह कौन सा, मतलब हिमालय के किस भाग में जो है वनों को बचाने के लिए इस तरह का एक आंदोलन चलाया गया था? तो वो आपका चिपको आंदोलन है और हिमालय के उत्तराखंड में चलाया गया था। अगला देखिए, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है? तो मुकुलन, बडिंग के द्वारा हाइड्रा में प्रजनन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो यह एक विस्थापन अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ध्यान रखना। अगला, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो यूरिया का निर्माण कहाँ पर होगा? यकृत यानी कि लीवर में होगा, ठीक है। अगला, अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? 5.6 से कम जो है अम्लीय वर्षा का pH मान होता है। ये pH मान के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में एज देखने को मिलेंगे। अगला, 74, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। पहले जो बल्ब आते थे ना बड़े बड़े पीले कलर वाले, वो बंटेन के बल्ब, कहता बंटन का बल्ब है भैया एकदम। तो वो जो बंटेन का बल्ब था ना, उसमें जो फिलामेंट लगा रहता था वो इसी टंगस्टन का बना रहता। बंटन का बल्ब कितना गर्म हो जाता था, बाहर से छू लो तो एकदम उंगली जल जाए, लेकिन ये बेचारा नहीं पिघलता था। क्यों? क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये पिघलता नहीं है। तो इसमें हम जो है टंगस्टन का यूज करते हैं। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन के स्राव के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है, और इसकी कमी से घेंगा नामक ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, 76, आनुवांशिक लक्षणों की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जीन।
आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। ये आकाश का नीला रंग वाला प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगला, एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? ये भी पूछा गया है। तो 120/80, यानी कि अगर हाईएस्ट बात करेंगे तो 120 रहेगा, लोवेस्ट बात करेंगे तो 80 रहेगा। अगला, प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिश धारा डीसी में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। सीएनजी गैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो पहली बात तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा, और इसका मुख्य घटक मीथेन होता है। मानव मादा स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो 1 या फिर 2, 1 या 2 अंडाशय जो है मानव मतलब कि मादाओं में पाए जाते हैं। अगला, वसा, फैट का पूर्ण पाचन शरीर के किस हिस्से में होता है? तो छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में वसा यानी कि फैट का पूर्णतः पाचन हो जाता है। 83 देखिए, अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो लाल में। आपको हमने बताया था अनील, अनील। ये ट्रिक आपको याद रखने के लिए बोली थी। आ से अम्ल हो गया, नीले लिटमस को ला से लाल लिटमस में बदल देगा, तो अनील शब्द याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए, और छलानी याद रखेंगे, नी। तो जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देता है। तो अनिल और छलानी से आप याद कर सकते हैं कि कौन किसको किस में कन्वर्ट करता है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, देखिए 84, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा? तो ये हीरा यानी डायमंड होता है। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन? अच्छा, इसका बताओ, जीके आपकी कितनी तगड़ी है बताइए। मध्य प्रदेश में हीरा कौन से जिले में पाया जाता है बताइए। वैसे आपके एग्जाम में एमपीजी के आने वाली नहीं है, लेकिन इसके बाद में जो सामान्य अर्हता परीक्षा होने वाली 100 नंबर की एमपी पुलिस वाली, उसमें अच्छा खासा एमपीजी के आएगा, है ना। तो इसीलिए उसके जो नोट्स तैयार कर रहे हैं हम, एमपीजी को काफ़ी डिटेल में कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो 2-3 दिन में आपको नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए, एमपी पुलिस के, शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा जो है इसका नियंत्रण किया जाता है। अगला उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ह्यूग डी व्रीस महोदय के द्वारा उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। पानी में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। मोतियाबिंद की स्थिति में नेत्र का कौन सा भाग धुंधला हो जाता है? तो नेत्र लेंस, जो आई लेंस होता है वो धुंधला हो जाता है। 89 देखिए, घरों में विद्युत उपकरण किस क्रम में जुड़े होते हैं? तो समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य किस पर्यावरणीय समस्या से है? ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। अगला, बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करने वाला एकमात्र कवक कौन सा है? तो राइजोपास या फिर ब्रेड मोल्ड जो होता है ये बीजाणु निर्माण के द्वारा प्रजनन करता है। अगला 92, बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। लाल रक्त रंग किस वर्ण की उपस्थिति के कारण होता है? तो जब रक्त में हीमोग्लोबिन रहता है तो वो हीमोग्लोबिन जो है वो हीम नामक रंजक पाया जाता है, और ये हीम रेड कलर का होता है, इसलिए हीमोग्लोबिन जो हमारा रक्त है वो लाल रंग का होता है। अगला, अम्लराज या एक्वारेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सांद्र नाइट्रिक अम्ल का रेशियो कितना होता है? तो ये 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो अम्लराज या फिर एक्वारेजिया बन जाता है। अगला, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस जैसे ऑर्गन या नाइट्रोजन क्यों भरी जाती है? तो फिलामेंट का ऑक्सीकरण रोकने के लिए। अगर इसमें कोई और गैस भर देंगे तो वो जो फिलामेंट हमने लगा रखा है उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा और बहुत जल्द बल्ब फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। अगला, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो चार्ल्स डार्विन महोदय के द्वारा लिखी गई है। अगला 97, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? ब्लैक कलर का दिखाई देता है। एक विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को हमेशा किस क्रम में जोड़ते हैं? तो समांतर क्रम में। मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कौन सी है? फीमर या फिर जांघ की हड्डी। 100 नंबर, बायोगैस और प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन जो है वो बायोगैस या फिर प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है। तो अपनी सेंचुरी यहाँ पर पूरी होती है। चलिए, इसी बात पर लाइक कर दीजिए जल्दी से, और कमेंट कर दीजिए कि वीडियो कैसी लग रही है। फिर इसी स्पीड से अपन आगे बढ़ते हुए चलेंगे। हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, 1 मिनट। भाई साहब, आधे घंटे में तो केवल 100 प्रश्न हो पाए भाई, इस हिसाब से तो 1.5 घंटे से ऊपर टाइम लगेगा। स्पीड बढ़ाते हैं। चलिए, 101 है, पित्तरस बाइल जूस कहाँ पर जमा होता है? तो पित्ताशय में जाकर के पित्तरस जमा हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या होता है? तो ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण में पौधे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ग्लूकोज के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अगला 103, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से कहाँ पर होता है? तो पत्तियों के रंध्रों में जो है वाष्पोत्सर्जन होता है। प्रोटीन का पाचन पेट में किस एंजाइम के द्वारा शुरू होता है? तो पेप्सिन नामक एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। 105, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो यह है महाधमनी, इसको हम एरोटा कहते हैं। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रक्त के तरल भाग को हम प्लाज्मा कहते हैं। पौधों की वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन कौन सा है? तो यह है एफसीसी अम्ल। एफसीसी अम्ल जो है पौधों की वृद्धि को रोक देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 108 देखिए, महिला में पाया जाने वाला प्रमुख सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है वो महिलाओं में पाया जाता है। मानव मस्तिष्क में सांस लेने की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? मेड्यूला ऑब्लंगेटा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संकेत ले जाने वाले रसायन को हम क्या कहते हैं? इसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। 11 नंबर देखिए, समजात अंग क्या है? समजात अंग का क्या अर्थ होता है? तो समान संरचना लेकिन अलग अलग कार्य वाले अंगों को समजात अंग कहते हैं। ये भी पूछा गया फॉरेस्ट गार्ड में।
आगे बढ़ते हैं। मेंडल के एक संकर क्रॉस का फोनोटाइप अनुपात क्या है? तो इनके संकर क्रॉस के फोनोटाइप का अनुपात 3:1 होता है। आनुवांशिक सामग्री का मुख्य वाहक क्या है? तो ये डीएनए के माध्यम से आनुवांशिक सामग्री इसी डीएनए पर बैठ करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये आनुवांशिक सामग्री गमन करती हैं। आनुवांशिक सामग्री क्या होती है? यानी पिता के या माता के लक्षण जो है वो बेटे में पहुंचते हैं, तो वो इसी डीएनए के माध्यम से पहुंच जाते हैं। अगला, मादा भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। इस अंग को क्या कहते हैं? तो गर्भाशय या फिर बच्चेदानी कहते हैं, ठीक है। यूटेरस या फिर वॉम्ब कहते हैं, वॉम्ब। पुरुषों में परिवार नियोजन की शल्य चिकित्सा क्या कहलाती है? तो पुरुषों में अगर हम कर रहे हैं तो हम इसको पुरुष नसबंदी या फिर वैक्सोटॉमी कहते हैं। महिलाओं में परिवार नियोजन की शल्य चिकित्सा को क्या कहते हैं? इसको हम महिला नसबंदी या फिर ट्यूबेक्टोनोमी कहते हैं। दोनों में अंतर है, नाम ध्यान रखना दोनों का। अगला, ये कॉपर टी वाला प्रश्न पूछा गया था। कॉपर टी कहाँ पर स्थापित किया जाता है? तो गर्भाशय में इसको स्थापित करते हैं। फूलों में पराग कणों का परागकोश में वर्तिकाग्र तक ले जाना क्या कहलाता है? यानी फूलों में जो पराग कण होते हैं वो परागकोश के माध्यम से वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? इस पूरी प्रक्रिया को हम परागण या फिर पोलिनाइजेशन कहते हैं। ये प्रश्न भी आपके उसमें पूछा गया था फॉरेस्ट गार्ड में। आगे बढ़ते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल हो जाएगा। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। किसी परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में एमीटर को जोड़ते हैं। भारत में घरों में दी जाने वाली एसी की आवृत्ति कितनी होती है? जो धारा घरों में जाती है उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। अगला, चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? ये दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं, ध्यान रखना, यह भी पूछा गया था फॉरेस्ट गार्ड में। अगला, शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो शॉर्ट सर्किट में अचानक से विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी लखनऊ में अलीगंज में आज या कल शाम को एक जो है दुर्घटना घट गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से एक जो कोचिंग सेंटर है उसमें आग लग गई, ठीक है। तो बहुत सारे लगभग 15 से 18 बच्चे जल करके मर गए उसमें, ठीक है ना। तो ऐसी घटना भी होती थी। घर पे बैठो, शांति से ऑनलाइन पढ़ो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है भैया। बाकी हम तो इतना सारा कंटेंट आपको दे रहे हैं, नोट्स भी दे रहे हैं, बढ़िया से वीडियो भी करा रहे हैं, कहाँ परेशान हो रहे हो कहीं जा करके, हैं। ज़िंदगी सबसे प्यारी है भैया। अगला है, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग होता है? फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम प्रयोग करते हैं, राइट हैंड का नियम करते हैं धारा की दिशा ज्ञात करने में, ठीक है। 127, स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? इस्पात या फिर एल्निको का प्रयोग करते हैं स्थायी चुंबक बनाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, प्रकाश का अपने घटक रंगों में टूटना, विभक्त होना क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। जब प्रिज्म से हम प्रकाश को गुजारते हैं, प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाता है, ठीक है। बैजानी है पीनाला, लाल रंग सबसे ऊपर, बैगनी सबसे नीचे। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। अगला 129, किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का सबसे अधिक होता है। अभी प्रश्न पूछा गया था डिप्टी जेलर में कि शाम के समय आकाश का रंग लाल या फिर नारंगी क्यों दिखाई देता है? तो हमने आपको बताया था कि वो वहाँ पर क्या होता है, कौन सी प्रक्रिया हो जाती है? प्रकीर्णन की प्रक्रिया हो जाती है, जिसमें लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है और सूरज बहुत दूर होता है तो नीला रंग यहीं पर बिखर जाता है। लेकिन लाल रंग की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होने की वजह से लाल रंग हमारी आंखों तक पहुँचता है और हमको जो आकाश है वो शाम के समय क्या है? लाल रंग का दिखाई देता है। अगला, खतरे के संकेत लाल क्यों होते हैं? तो क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है भाई। जिसकी तरंगदैर्घ्य जितनी ज़्यादा उसका प्रकीर्णन उतना कम। प्रकीर्णन का अर्थ होता है बिखरना, है ना। तो लाल रंग बिखरता नहीं, इसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है। तरंगदैर्घ्य का अर्थ है कि एक तरह का पेट्रोल होता है जो उसको दूर स्थान तक जाने में मदद करता है। तो इसलिए हम खतरे के संकेतों में लाल रंग का प्रयोग करते हैं। अगला, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए हम द्विफोक्सी लेंस या फिर बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं। 132 देखते हैं। 132 से नेत्र लेंस की अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता क्या कहलाती है? समंजन क्षमता कहलाती है। ऑप्टिकल सेंडर यानी कि प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण का क्या होता है? तो ये प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। आवर्धक कांच मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है। अगला, कौन सा दर्पण हमेशा आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो ये उत्तल दर्पण है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल होता है? तो मैलिक अम्ल होता है। लिटमस बिलियन किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। क्या? लिटमस बिलियन। वही नीले लिटमस को लाल में बदल दे, लाल को नीले में बदल दे, वही वाला लिटमस। अगला, क्षारों का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से अधिक अगर होगा तो हम उसको क्षार कहेंगे, 7 से कम तो अम्ल कहेंगे, एग्जैक्ट 7 होगा तो उदासीन कहेंगे। पानी एकदम उदासीन होता है। अगला, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है बेकिंग पाउडर। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? दांतों का इनेमल। दांत का इनेमल किस रासायनिक पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। अगला देखिए 143, अम्ल और धातु कार्बोनेट की अपक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये प्रश्न आपके फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था, ठीक है। अगला, लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक या जस्ता की परत चढ़ा दी जाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वनाइजेशन या फिर यसद लेपन कहते हैं।
अगला, स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ मुख्य रूप से क्या मिलाया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ मुख्य रूप से क्या मिलाते हैं? क्रोमियम और निकल मिलाते हैं। तो लोहा क्रोमियम निकल मिलकर के स्टेनलेस स्टील बनते हैं। टांका यानी सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? तो सीसा और टिन का मिश्रण है। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो हेमेटाइट लोहा का अयस्क हो जाएगा। अगला है, कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निस्तापन कहलाती है। अगला 149, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भर्जन या फिर रोस्टिंग कहलाती है। ये भर्जन रोस्टिंग वाला प्रश्न पूछा गया था अभी फॉरेस्ट गार्ड में, ठीक है। जिस पर स्टार लगा ले रहे हैं समझ लेना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जब आप PDF नोट्स लेना तो एक बार ये वीडियो और देख लेना। जिस पर स्टार लगा है उसको एक बार जरूर पढ़ करके जाना। अगला 150, अयस्क में मौजूद मिट्टी, रेत जैसी अशुद्धियों को क्या कहते हैं? इनको हम गैंग कहते हैं। 150 प्रश्न अपने पूरे हो चुके हैं। 151 पर चलते हैं। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता जो है वो 4 होती है, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। फ्लोरीन जो है C60 किस तत्व का प्रूफ है? तो ये कार्बन का प्रूफ है। इसको फ्लोरीन मत कर देना, फ्लोरीन कार्बन का प्रूफ होता है, ठीक है। अगला, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? CH4 है। एल्कोहल का प्रक्रियात्मक समूह जो है फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो ये OH ग्रुप का होता है, ठीक है। एल्कोहल जो है OH ग्रुप का होता है। अगला, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होगा वो COOH हो जाएगा। जैसे कि एसिटिक अम्ल, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो COOH, CH3COOH ये आपका एसिटिक अम्ल का सूत्र हो जाता है ना। तो COOH लगा है, समझ लीजिए ये आपका क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 156, साबुन बनाने की प्रक्रिया के विज्ञान को क्या कहते हैं? इसको हम साबुनीकरण कहते हैं। जब अम्ल और पानी मिलते हैं तो किस प्रकार की अपक्रिया करते हैं? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया करते हैं। इसमें ऊर्जा निकलती है अम्ल और पानी मिलने पर, गरम गरम निकलती है। जैसे कि चूने को जब हम उसमें डाल देते हैं पानी में तो जो है ऊष्मा का निकलना होता है, गड़गड़ करके आवाज़ होती है और गर्म हो जाता है। अगला, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया थी? ऊष्मा शोषी अपक्रिया। इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि जो पौधे होते हैं वो ऊष्मा प्राप्त करते हैं। श्वसन किस प्रकार की अपक्रिया है? तो ये आपकी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। भाई सांस लेते समय आप देखते हैं गरम गरम वायु जो है निकलती है, इसमें क्या हो रहा है? ऊष्मा बाहर निकल रही है, तो ये आपकी ऊष्माक्षेपी हो जाएगी। कोयले का जलना किस प्रकार की अपक्रिया है? तो ये आपकी संयोजन अपक्रिया हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। गैल्वेनिक सेल किस ऊर्जा को किस में बदलता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। खाद्य श्रृंखला फूड चेन की शुरुआत हमेशा किससे होती है? उत्पादक या हरे पौधे से होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटकों का मुख्य कार्य क्या होता है? मृत जीवों और अपशिष्टों को विघटित करना। अच्छा, ये अपघटक क्या होते हैं? तो जो कवक होते हैं, जो आपके बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं, ठीक है, जीवाणु और कवक होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम अपघटक कहते हैं। ये किसी भी तत्व को खत्म करने का काम करते हैं और प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहलाते हैं। और ये प्रश्न भी आपके फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था, फिर से पूछा जाएगा। अगला, प्लास्टिक और कांच किस प्रकार के कचरे के उदाहरण है? ये आपके गैर बायोडिग्रेडेबल है, ये भी पूछा गया था, ठीक है। प्लास्टिक और कांच का ही उदाहरण दिया था। इनमें से कौन सा गैर बायोडिग्रेडेबल है? तो प्लास्टिक और कांच। बायोडिग्रेडेबल और गैर बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? तो ऐसी चीज़ें जो प्रकृति में अपने आप खत्म हो जाती हैं उनको हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैसे कि उसके सब्जी के छिलके हो गए, पेड़ पौधे की कचरा हो गया, ये अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन कांच और प्लास्टिक अपने आप खत्म नहीं होता, जिसको हम गैर बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत हमें सूर्य की किस हानिकारक किरण से बचाती है? तो पराबैंगनी यूवी किरणों से हमको बचाने का काम करती है। ओजोन परत के क्षरण से मनुष्य में मुख्य रूप से कौन सी बीमारी का खतरा है? तो स्किन कैंसर का खतरा हो जाएगा अगर ओजोन परत से पराबैंगनी किरण हमारे पास सीधे आ जाएगी तो। 167 देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना? तो 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाती है। अगला, अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 और NO2 ये दोनों जिम्मेदार हैं। और ये प्रश्न भी आपके फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट बन जाएगा। अगला, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो वाट विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? कैंडेला हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मादा अंडाणु जो है, फीमेल जो ओवम होता है वो सबसे बड़ी कोशिका हो जाती है। अगला, केचुए का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? तो ये आपका नेफ्रिडिया है। गुब्बारे और वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। प्रकृति में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो ये फ्लोरीन है। आगे बढ़ते हैं। 175, मस्तिष्क के किस हिस्से में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है? मास्टर ग्लैंड किस में पाई जाती है? हाइपोथैलेमस के नीचे पाई जाती है। 176, लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी मरती किस में है? प्लीहा में जाकर स्प्लीन में खत्म हो जाती हैं। किस हार्मोन को नींद का हार्मोन कहते हैं? तो ये मेलाटोनिन होता है। ये आप में बहुत ज़्यादा होता है ना, जितने भी स्टूडेंट होते हैं आलसी स्टूडेंट, उनमें ये मेलाटोनिन ज़्यादा होता है। मेलाटोनिन ज़्यादा होने की वजह से नींद बहुत ज़्यादा आती है भाई, ठीक है। अगला देखिए, श्वेत रक्त कणिकाओं WBC का क्या कार्य होता है? तो रोगों से लड़ने, शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए WBC का यूज होता है। मानव शरीर में पसलियां, रिब्स की कितनी जोड़ी होती हैं? तो 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था? 7 जोड़ी लक्षण जो है इन्होंने लिए थे, 7 जोड़ी मटर लिए थे। 181 देखिए,
181 आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल किस देश के निवासी थे? ऑस्ट्रिया के निवासी थे। जीनोटाइप का क्या अर्थ होता है? तो किसी जीव का आनुवंशिक संगठन ही जीनोटाइप कहलाता है। यही प्रश्न मिलेंगे एचटी ऐसे ही मिलेंगे आपके एग्जाम में, है ना। वन लाइनर से ये फायदा हो जाएगा कि आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी निगाह सीधे सही वाले ऑप्शन पर जाएगी। ठीक है भाई। अगला, वह गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण के अलावा शरीर के अन्य लक्षणों को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? ऑटोसोम कहलाता है। अगला देखिए, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता, ये दोनों पूछा गया था, यानी कि यूनिवर्सल डोनर भी पूछा गया था, यानी कि ओ वाला पूछा गया था, यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी पूछा गया था, ए बी वाला पूछा गया था, दोनों प्रश्न पूछा गया था फॉरेस्ट में। ठीक है, तो ओ नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। अगला देखिए, किस समूह को सार्वभौमिक ग्राही यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं? तो ये ए बी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ए बी पॉजिटिव जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो जाएगा। अगला, मानव मस्तिष्क के चारों ओर पाए जाने वाले सुरक्षात्मक आवरण को क्या कहते हैं? मेनिंजेस कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। डेसिबल जो है वो ध्वनि तीव्रता मापने की इकाई हो जाएगी। प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? तो RGB यानी कि लाल, हरा और नीला। अभी जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारे माइक में जो लाइट जल रही है इसी को RGB लाइट कहते हैं। RGB लाइट क्या होती है? रेड, ग्रीन और ब्लू कलर की मिश्रण जो है होता है उसे हम RGB कहते हैं, और ये तीन जो है वो प्राथमिक रंग कहलाते हैं। ठीक है, तो अब आपको याद रहेगा कि अतुल शुक्ला सर के जो माइक है उसमें RGB तीन लाइट जलती हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, बी से यहाँ पर ब्लू है, ब्लैक नहीं है, ध्यान रखना। निर्वात में प्रकाश की गति सबसे पहले किसमें मापी जाती है? तो ओलस रोमन ने सबसे पहले निर्वात में प्रकाश की गति मापी थी। 3 × 10⁸ जो है 8 इसकी होती है मीटर पर सेकंड, याद रखना। पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोफोन का प्रयोग करते हैं। अगला, मानव शरीर में पसीने की ग्रंथियां सबसे अधिक कहाँ पर होती हैं? तो हाथों की हथेली और पैर के तलवों में होती हैं। यहीं पर सबसे ज़्यादा पसीना होता है। घबरा जाते हैं हम तो भी हमें हाथ की हथेली और पैरों के तलवों में सबसे ज़्यादा पसीना होता है। बुखार भी होता है तब भी यहीं पर होता है। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के अगर हमारे अंदर नहीं होगा तो रक्त का थक्का ना जमेगा भैया। मांसपेशियों में थकान किस अम्ल से होता है? तो लैक्टिक अम्ल से भी बताया था आपको। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो ये कोलेन काइमा की वजह से पौधों में लचीलापन होता है। अगला, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो ये विटामिन सी होता है। प्याज काटते समय आंखों में आंसू क्यों आते हैं? तो सल्फर के यौगिकों के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 197, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक समान हो जाते हैं? -40 डिग्री पर। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O। 199, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? ये थी कौन सी? मिथाइल आइसोसाइनेट, 1984। एक अश्वशक्ति यानी कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। 200 प्रश्न अपने समाप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं 201 की ओर, और ये अपने 200 प्रश्न 15 मिनट में ही हो गए मेरे भाई। स्पीड बढ़ा दी अपन ने, देखो कितना फायदा हो गया स्पीड बढ़ाने का। 15 मिनट में अगले 100 प्रश्न कर दिए, है ना। चलो 201, चलो पीछे पंखा चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। 500 प्रश्न कराने गर्मी लगेगी और पूरा बिना पंखा के पढ़ाएंगे तो, है ना। अगला प्रश्न है, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अपकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं क्या कहलाती है? संयोजन अपक्रिया कहलाती है। जुड़ने से जो नया उत्पाद बनता है वो संयोजन अपक्रिया होती है। 202, चिप्स आदि के पैकेटों में विकृति गंधिता रोकने के लिए मिलाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं। जो आपके चिप्स वाले पैकेट भरा रहता है, देखने में 5 रुपये की चिप्स तो लगता है भैया पूरा पैकेट भरा हुआ है, खुला हुआ है, लेकिन जब उसको जब खोलते हैं तो पूरी हवा फुस्स से निकल जाती है और 4-5 पैकेट हमको 4-5 जो है टुकड़े मिल जाते हैं चिप्स के। तो वो क्या होता है? इसी को हम प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं। इसकी वजह से चिप्स का ऑक्सीकरण नहीं होता है और चिप्स जो है वो बची रह जाती, खराब नहीं होती है। मुँह का pH मान कितने से कम होने पर दांतों का क्षय आरंभ हो जाता है? ये प्रश्न शुरू में आया था 4 तारीख को। तो 5.5 से कम होगा तो जो है क्या हो जाएगा? दांतों में क्षय प्रारंभ हो जाएगा। जिप्सम में क्रिस्टलन के जल के कितने अणु होते हैं? तो 2 अणु जो है वो क्रिस्टलन के जल के होते हैं। अगला देखिए, अगला है 205, अपच का उपचार करने के लिए किस प्रकार की औषधि का प्रयोग करते हैं? तो एंटा एसिड या फिर प्रति अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जो NOH होता है या फिर जो अपना इनो होता है, ये एंटा एसिड ही होता है। पेट में एसिडिटी हो गई, इनो पी लो, सही हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? तो इसको हम ब्राइन या फिर लवण कहते हैं। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ये भी पूछा गया था फॉरेस्ट में। सही आंसर सोडियम और पोटेशियम हो जाएगा। अगला, वह कौन सी धातु है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? तो यह है हीरा, डायमंड। प्रकाश, ऊष्मा और विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक कौन सी धातु होती है? तो ये चांदी होती है। इसको कल समझा चुके हैं ना कि अगर चांदी के तार लगाएंगे तो बहुत अच्छी लाइट आएगी, लेकिन चांदी के तार लगाओगे तो गायब हो जाएंगे चांदी के तार, है ना। इसलिए कॉपर का तार यूज करते हैं। कॉपर महंगा आता है तो एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। ठीक है। अगला, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता क्या कहते हैं? इसको हम तन्यता कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। और सोने की तन्यता सबसे ज़्यादा होती है, सोना जो धातु होती है। फेफड़ों के हृदय तक शुद्ध यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन सी शिरा ले जाती है? बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी लास्ट में पूछा गया था 18-19 तारीख में। तो ये आपका हो जाएगा कौन? फुफ्फुस धमनी होती है। पल्मोनरी आर्टरी होती है जो हृदय से फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त को ले जाने का काम करती है। ठीक है।
ये आपका अशुद्ध रक्त जो है फुफ्फुस धमनी ले जाती है, और शुद्ध रक्त कौन ले जाता है, तो ये आपका फुफ्फुस शिरा ले जाती है, यानी कि पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी जो वेन होती है ये फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त को ले जाती है, ठीक है। और जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो हृदय से फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त को ले जाती है। अगला, डॉक्टर हृदय की धड़कन मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। 214, कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद में पायरुविक अम्ल बनता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, त्वचा यानी स्किन है। पौधों में तने की वृद्धि को बढ़ावा देने वाला हार्मोन कौन सा है, तो तने की वृद्धि के लिए हम जिब्रेलिन का प्रयोग करते हैं। जो तना होता है देखो, एक तो पौधे को बढ़ाता है, एक तने को बढ़ाता है। जो तने को बढ़ाता है वो कौन सा होता है, वो जिब्रेलिन होता है। अगला, और एफसीसी कम क्या करता है, इसकी वृद्धि को रोकने का काम करता है। न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका का वह भाग जहाँ पर सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं क्या कहलाता है, डेंड्रॉइड, इसको हम कहते हैं। शरीर में बेसल मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, थायरॉक्सिन। मस्तिष्क का वह भाग जो याददाश्त और बुद्धिमत्ता का केंद्र है कौन है, प्रमस्तिष्क सेरेब्रम है। यहाँ पर याददाश्त रहती है, यही चला जाता है, कहते याददाश्त चली गई है। रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है, तो ये मेडुला एक भाग होता है जो इसको नियंत्रित करता है। 221, पौधों की जड़ों का पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की दिशा में बढ़ना क्या कहलाता है, धनात्मक या फिर गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। ये भी पूछा गया था अभी इसमें जेल पैरी के एग्जाम में। अगला, उसी फूल के वर्तिकाग्र पर परागकणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। महिलाओं में मासिक धर्म के स्थायी रूप से बंद होने क्या कहलाते हैं, रजोनिवृत्ति कहते हैं। ये भी शुरू में आया था, 5 तारीख को पूछा गया था, ठीक है। अगला देखिए, बीज का वह भाग जो भविष्य में जड़ में विकसित होता है वो क्या कहलाता है, मूलांकुर कहलाता है। बीज का वह भाग जो भविष्य में तने में बदल जाता है वो क्या कहलाता है, प्रांकुर कहलाता है। आनुवांशिक और विविधताओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, अनुवांशिकी कहा जाता है। अगला देखिए, मेंडल के द्विसंकर यानी कि द्विसंकर क्रॉस का फेनोटाइप अनुपात क्या था, तो ये आपका 9:3:1 था फेनोटाइप का, ठीक है। अगला, मानव युग्म को शुक्राणु या अंडाणु में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 23 गुणसूत्र होते हैं। अगला देखिए, किसी जीव के दिखाई देने वाले भौतिक लक्षण को क्या कहते हैं, फेनोटाइप कहते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने। अपवर्तनांक का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसकी कोई भी इकाई नहीं होती, अपवर्तनांक का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। सर्च लाइट और टॉर्च में परावर्तक के रूप में किस दर्पण का यूज करते हैं, तो अवतल दर्पण का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण जो है छोटी चीज को बड़ा कर देता है, अर्थात ये फैलाने का काम करता है। वह लेंस जो बीच में मोटा किनारों पर पतला होता है क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। इस तरह का होता है, बीच में मोटा रहेगा, किनारों पर पतला रहेगा, ठीक है। अगला, रेगिस्तान में मृग तृष्णा मिराज बनने का मुख्य कारण क्या होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। स्नेल का नियम किससे संबंधित है, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। कॉर्निया और नेत्र के बीच भरे हुए तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, जलीय द्रव या फिर नेत्रोद कहते हैं। अगला, अबिंदुता दृष्टिदोष को दूर करने के लिए किस लेंस का यूज करते हैं, बेलनाकार लेंस का। टिंडल प्रभाव प्रकाश की किस घटना पर आधारित है, प्रकाश के प्रकीर्णन पर। विद्युत परिपथ में धारा की दिशा को उलटने पर उलटने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कंप्यूरेटर, ठीक है। क्या कहते हैं, कंप्यूटेटर कहते हैं, ठीक है। ये विद्युत परिपथ धारा की दिशा को उलट देता है। दृष्टि धारा डीसी की आवृत्ति कितनी होती है, तो 0 हर्ट्ज होती है। ट्रांसफार्मर का क्रोड किस सामग्री का बना रहता है, तो ये नर्व लोहे का बना रहता है। अगला, चुंबकीय फलक का एसआई मात्रा क्या होता है, बेवर होता है, ठीक है, बेवर। खाद्य श्रृंखला में मांसाहारी किस पोषण स्तर पर आते हैं, तो ये तृतीय पोषण स्तर पर आते हैं। खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक अगले स्तर पर ऊर्जा उपलब्ध की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो घटती जाती है। पता था ना, केवल 10% ऊर्जा ही आगे बढ़ती है, बाकी सब खत्म हो जाती है ना। तो केवल क्या होती है, ऊर्जा मतलब स्तर बढ़ने के साथ साथ में ऊर्जा घटती जाती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, मॉन्ट्रियल वाला। अगला, आपस में जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं के जाल को क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपस में जुड़ी खाद्य श्रृंखलाएं एक साथ मिलकर के क्या बनाती हैं, खाद्य जाल बनाती हैं, ठीक है। अगला, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला देखिए, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। 250 प्रश्न पूरे हो गए, यानी कि आप आधा काम कर चुके हैं, आधा और बचा है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका की आत्मघाती थैली कौन होती है, लाइसोसोम। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कौन होती है, राइबोसोम। ये तीनों प्रश्न पूछे जाते हैं। रसोई एलपीजी गैस के गंध के लिए कौन जिम्मेदार है, एथिल मरकैप्टम मिला देते हैं, जिससे हमें पता चल सके कि हाँ भाई इसमें मतलब कि गैस का रिसाव हो रहा है। 256, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। सामान्य वर्षा की जल का पीएच मान कितना होता है, 5.6 है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, रिकेट्स या फिर सूखा रोग हो जाता है। अगला, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी हो जाती है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, हाइपोथैलेमस को कहते हैं। मास्टर की भी मास्टर ग्रंथि हो जाती है।
अगला 262, मानव शरीर में रीढ़ की नसों की कितनी जोड़ियां होती हैं? तो 31 जोड़ियां होती हैं रीढ़ की हड्डी की। मानव शरीर में क्रेनियल नसों की कितनी जोड़ियां होती हैं? तो 12 जोड़ियां होती हैं। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर में को कौन सी ग्रंथि जो है वो नियंत्रित करती है? तो एड्रेनल ग्रंथि होती है जो मानव में ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का काम करती है। अगला 265, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य की सामान्य हृदय गति कितनी होती है? 72। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हॉर्वे के द्वारा। अगला, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। मृत कोशिका सेल की खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। कवकों यानी फंजाई के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो शैवालों के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। अगला, कौन सी धातु समुद्री जल को बड़े पैमाने पर निकाली जाती है समुद्री जल से? ये कौन सी है? मैग्नीशियम है। आग बुझाने में मुख्य रूप से किस गैस का यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। आपने बड़े बड़े सिलेंडर देखे होंगे, रेड कलर के सिलेंडर हर कोचिंग में लगे रहते हैं ना, कोचिंग में, हॉस्पिटल में, तो उसमें क्या होती है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। 275, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस मिलती है? हाइड्रोजन। अगला, ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, पृथ्वी पर नाइट्रोजन होती है, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन होती है। पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन। तत्व की बात करेंगे तो ऑक्सीजन है, गैस की बात करेंगे तो वो नाइट्रोजन है 78%। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ये भी पूछा गया था फॉरेस्ट गार्ड में, तो एल्यूमिनियम सबसे अधिक पाई जाती है। अगला, जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन के किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? कार्बन 14 का, C14 का। वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? बैरोमीटर का। हवा में नमी या आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हाइग्रोमीटर का। अगला, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, यानी इतनी भी स्पीड से अगर आप किसी वस्तु को फेंक देंगे तो वो हमारे वायुमंडल को पार करके अंतरिक्ष में चली जाएगी। अगला, गुरुत्वीय त्वरण जी का प्रामाणिक मान पृथ्वी की सतह पर कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो ये ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। 283, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो ये प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। अगला, पानी का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। रॉकेट का उड़ना न्यूटन की गति के किस नियम पर आधारित है? तो तीसरे नियम पर, और इसे हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। बर्फ का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है? 273 केल्विन। जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना होता है? 212 फ़ारेनहाइट। अगला है बल का एसआई मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन होता है। दबाव का एसआई मात्रा क्या होता है? तो पास्कल होता है। ठीक है, ये सारे एसआई मात्रक आपको याद होने चाहिए। 291, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? लैक्टोमीटर का। कहीं पर भी लैक्ट शब्द लगा मिल जाए समझ लीजिए दूध से संबंधित है। जैसे लैक्टिक एसिड दूध और दही में पाया जाता है, वही हमारे पैर में जम जाता है। लैक्टोमीटर का यूज कहाँ पर करते हैं? तो दूध को मापने के लिए, शुद्धता। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सीस्मोग्राफ कहते हैं, ये भी पूछा गया था। अगला, लेंस की गोलाई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो स्फेरोमीटर का। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया में कौन सा जीवाणु होता है? तो लैक्टोबैसिलस होता है। देखो लैक्टो शब्द आ रहा है ना, दूध से दही बनाएंगे, लैक्टोबैसिलस। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। ठीक है, और इसको मापने के लिए, शुद्धता मापने के लिए तो लैक्टोमीटर। तो ये सब आपको याद रखने हैं। अगला 295, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? लगभग 60 से 65। किस रोग को लॉकजा रोग के नाम से भी जाना जाता है? ये हो जाएगा टिटेनस। इसमें क्या होता है कि जबड़ा जाम हो जाता है। ठीक है, 299, किस गैस को मार्स गैस भी कहते हैं? तो मीथेन को मार्स गैस। अगला, मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोसाइम एंजाइम पाया जाता है। बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे। श्याम श्वेत फोटोग्राफी यानी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में मुख्य रूप से किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करते हैं। 303 है वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, इसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला, थर्माइट अभिक्रिया में आयरन ऑक्साइड की प्रतिक्रिया किस धातु के साथ कराई जाती है? तो एल्यूमिनियम के साथ में करते हैं। 305, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न करती हैं क्या कहते हैं? इन्हें हम ध्वनिक या फिर सोनोरस कहते हैं। ठीक है, चलिए 306 है, कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे कम सुचालक होती है? तो सीसा या लेड। आगे बढ़ें। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों तरह का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। कौन सा पाला फार्मर फलों को पकाने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो वह है एथिलीन। अगला देखिए 309, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? तो ये रसायनानुवर्तन है। इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव मानव शरीर की किस ग्रंथि से होता है? अग्नाशय से। आयोडीन की कमी से होने वाले घेंगा रोग में कौन सी ग्रंथि सूज जाती है? तो थायराइड ग्रंथि सूज जाती है और लटक जाती है आगे की ओर। अगला, मेंडल ने अपने प्रयोगों में आनुवांशिक लक्षणों के वाहक को क्या नाम दिया था जिसे आज हम जीन कहते हैं? तो उन्होंने कारक या फैक्टर नाम दिया था, आज हम उसको जीन कहते हैं। किसी जीव के आनुवांशिक रूप से समान संतति को क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। देखो आपने शक्तिमान वगैरह देखा होगा, क्या नहीं, शक्तिमान का क्लोन बना दो। क्लोन मतलब सेम टू सेम वैसा व्यक्ति जो है बना देना।
अगला 314, जीवाश्मों की आयु का सटीक निर्धारण किस वैज्ञानिक विधि के द्वारा होता है? तो ये रेडियो कार्बन डेटिंग जो है प्रक्रिया से होता है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्रों का कौन सा युग्म पूर्ण रूप से समान होता है? तो XX क्रोमोसोम पाया जाता है। प्रकाश का किसी खुरदरे पृष्ठ से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैलना क्या कहलाता है? इसको हम कहते हैं विस्तृत परावर्तन। अगला देखो, अगर चिकना वो होगा तो वो एकदम टकरा करके सीधे वापस लौट जाएगा, खुरदुरा होगा तो टकरा करके वहीं पर फैल जाएगा। ठीक है। पानी से भरे बर्तन में रखा सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो छड़ होती है वो मुड़ी हुई दिखाई देती है और सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है। अगला, लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी के बीच में क्या गणितीय संबंध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, P बराबर 1/f होता है, ये पूछा गया कई बार। ठीक है। और डायोप्टर में इसका जो है आंसर निकलता है। अगला, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है ऋणात्मक? तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। यही P बराबर 1/f का मान अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो कहेंगे उत्तल लेंस है, अगर नेगेटिव आ जाएगा तो कहेंगे अवतल लेंस है। अगला, मानव नेत्र में लेंस की मांसपेशियों द्वारा अपने स्थान पर टिका रहता है। कौन सी लेंस की मांसपेशियां होती हैं? जो मानव नेत्र में जो लेंस है किस प्रकार की मांसपेशियों के द्वारा टिका रहता है? तो पक्षमाभी वो होती हैं जिसे हम सिलेटरी मसल्स कहते हैं। ठीक है। अगला, नेत्र की वह स्थिति जब कॉर्निया की वक्रता यानी कर्वेचर असमान हो जाती है तो जिससे धुंधला दिखाई देता है क्या कहलाती है? अबिंदुता कहते हैं इसको हम। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होने के कारण वो सबसे अधिक मुड़ जाता है? तो बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। तारों का टिमटिमाना वायुमंडल की किस भौतिक अवस्था में परिवर्तन के कारण होता है? तो हवा के अपवर्तनांक में। हमने पता नहीं तारों का टिमटिमाना, तारे कैसे टिमटिमाते हैं, ये प्रश्न भी पूछा गया है फॉरेस्ट गार्ड में। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति डिवाइस को क्या कहते हैं? विद्युत जनित या फिर जनरेटर कहा जाता है। अगला, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। 326, घरों में उपयोग में लाई जाने वाली AC की वोल्टेज सामान्यतः कितनी होती है? 220 वोल्ट की होती है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किस नियम से ज्ञात करते हैं? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। अगला, MRI स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI। अगला, वह पार्थिव पिरामिड जो हमेशा सीधा होता है, कभी उल्टा नहीं हो सकता, वो कौन सा है? तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ये ध्यान रखना है। अगला, और समुद्र का पिरामिड जो है वो उल्टा होता है। UNEP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? जिसने ओजोन क्षरण को रोकने के लिए कार्य किया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। UNEP का फुल फॉर्म भी पूछा गया था फॉरेस्ट गार्ड में। ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जिन्हें सूक्ष्म जीवियों द्वारा विघटित किया जा सकता है क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरण यानी कि बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। अभी समझाया था आपको भाई, उसके छिलके हो गए, पौधे वाला कचरा हो गया, हरा कचरा हो गया, ये अपने आप खत्म हो जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। और ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को, ये भी ध्यान रखना साथ साथ में। 333, पौधों में अलैंगिक प्रजनन की वह विधि जिसमें पौधे के किसी वर्दी भाग, जड़, तना, पत्ती से नया पौधा बन जाता है, इसको हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं, जैसे आलू का बनना। अगला, ब्रायोफिल्म या फिर पत्थर चट्टा जो होता है, कल बताया था पत्थर चट्टा वाला क्वेश्चन भी कराया था अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में। ब्रायोफिल्म पत्थर चट्टा के पौधों में प्राकृतिक प्रजनन किस अंग के द्वारा होता है? ये पत्तियों के किनारे के द्वारा होता है। ठीक है। पत्थर चट्टा होता है कि खेत में अगर एक पत्थर चट्टा हो गया ना पूरे खेत में फैल जाए, क्यों? उसकी पत्तियों के द्वारा प्रवर्धन होता है। ठीक है। पत्तियां अगर जमीन से टच कर गई तो नया पौधा बन जाता है। यीस्ट और हाइड्रा में मुख्य रूप से किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है? तो मुकुलन, बडिंग पाया जाता है। ये भी प्रश्न आपका फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था, बडिंग वाला। अगला, मानव शुक्राणु स्पर्म में पूंछ का मुख्य कार्य क्या होता है? ये आपका MP पुलिस में पूछा गया था। तो शुक्राणु को गतिशीलता प्रदान करना ये पूंछ का मुख्य कार्य होता है। महिलाओं में अंडाणु एग का निर्माण और परिपक्वता कहाँ पर होती है? तो अंडाशय में होती है। गर्भाधारण को रोकने के लिए पुरुषों में अपनाई जाने वाली सर्जिकल विधि वेक्टोनोमी किस नली को काटा या फिर बांधा जाता है? तो शुक्रवाहिका को काट देते हैं या फिर बांध देते हैं। अगला, अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है या अधिक? तो अम्लीय विलयन जो होगा वो 7 से कम होगा और 7 से अधिक वाला क्षारीय हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है जो केक को फुलाती है? तो केक को देखते हो केक फूला रहता है, फिर डबल रोटी जो होती है फूली रहती है। क्यों फूली रहती है? तो ये बेकिंग सोडा होता है, उसको गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो CO2 की वजह से केक फूल जाती है। तांबा और जस्ते की मिश्र धातु पीतल में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो तांबे की मात्रा अधिक होती है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है। यह लोहे को मुख्य रूप से किससे बचाता है? तो ये लोहे को जंग या फिर संक्षारण से बचाता है। ये बहुत पूछा गया जो आपका गैल्वेनीकरण वाला। सिनेप्स को पारतंत्रिका आवेग को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कौन सा रसायन लेकर के जाता है? तो ये न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा गति करता है। मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि कि किस हड्डी के एक छोटे से गर्त में सुरक्षित रहती है? तो ये स्फेनॉइड हड्डी जो होती है इसमें अपनी जो है मास्टर ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि रहती है।
345 जीन मुख्य रूप से किस जटिल जैव अणु के खंड होते हैं? तो ये डीएनए के होते हैं। डीएनए को हम जीन भी कहते हैं। जीन इसी पर बैठ करके गति करते हैं। मानव बच्चे के लिंग निर्धारण में वाई गुणसूत्र किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? केवल पिता के द्वारा ही वाई गुणसूत्र प्रदान किया जाता है। माता XX गुणसूत्र ही देती है। 347 जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का कौन सा गुण नहीं बदलता है? आवृत्ति नहीं बदलती, बाकी सब बदल जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण आपतन कोण का मान किससे बड़ा होना चाहिए? तो क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा होगा। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति की आंख में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है पीछे? तो रेटिना के पीछे बन जाता है। दूरदृष्टि दोष में निकट में आगे बनता है। आगे बनेगा तो हम क्या लगा देंगे? अवतल लगा देंगे, इसको फैलाता है। पीछे बनेगा तो क्या लगाएंगे? उत्तल लगा देंगे। ये क्या करता है? किसी फैली हुई चीज़ को एक बिंदु पर ला करके इकट्ठा कर देता है। तो ये क्या करेगा? क्योंकि पीछे बन रहा है तो खींच करके ले आएगा और रेटिना पर बना देगा, तो हमको दिखने लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अगला, मोतियाबिंद के शल्य चिकित्सा ऑपरेशन में आंख का कौन सा हिस्सा बदल दिया जाता है फिर साफ कर दिया जाता है? तो नेत्र लेंस को साफ कर देते हैं, यही धुंधला हो जाता है जिससे मोतियाबिंद हो जाता है। 351 विद्युत परिपथ में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहते हैं। दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिपथ में कुल प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में बढ़ जाता है, समांतर में घट जाता है। अगला, बायोगैस संयंत्र में गोबर के अवायवीय विघटन से मुख्य रूप से कौन सी गैस मिलती है? तो मीथेन मिलती है बायोगैस संयंत्र में, है ना। अगला 354 एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा किस दिशा में होता है? तो एक दिशी होता है। ये भी पूछा गया था। एक दिशी ऊर्जा का प्रवाह होता है। ठीक है, वही 10% आगे की ओर बढ़ती चली जाती है। 10% ऊर्जा 10% ऊर्जा तो एक दिशा में चलता रहता है। नर जनन कोशिका शुक्राणु और मादा जनन कोशिका अंडाणु को मिलने की प्रक्रिया को विज्ञान में क्या कहते हैं? इसको हम निषेचन या फिर फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मलेरिया परजीवी में एक कोशिका से कई कोशिकाओं में विभाजन किस विधि के द्वारा होता है? बहुविखंडन के द्वारा होती है। मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा होता है। किसी संतुलित रासायनिक अपक्रिया में अभिकारकों और उत्पादकों के कुल द्रव्यमान का समान होना किस नियम का पालन करता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। चिप्स बनाने वाली कंपनियां पैकेट में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन गैस क्यों भरती हैं? चिप्स का ऑक्सीकरण रोकने के लिए। कौन सी धातु इतनी अभिक्रियाशील होती है कि ठंडे जल के साथ भी बहुत तेजी से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेगी? तो ये सोडियम होती है, इसीलिए इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। अगला, सीसा और टिन उस मिश्र धातु को क्या कहते हैं जिसका उपयोग विद्युत धारों को आपस में जोड़ने के लिए वेल्डिंग में होता है? ये सोल्डर या फिर टांका इसको कहा जाता है, जो सीसा और टिन के मिलने से बनता है। 361 पौधों की जड़ों द्वारा मिट्टी से पानी को अवशोषण करना मुख्य रूप से किस भौतिक प्रक्रिया का उदाहरण है? तो ये परासरण के द्वारा होता है। ठीक है, ऑस्मोसिस से। मानव शरीर में छाती के बीचों बीच स्थिति वह कौन सी चपटी हड्डी है जो पसलियों को आपस में जोड़ती है? तो इसको हम स्टर्नम कहते हैं। अगला देखिए, मानव मस्तिष्क के सुरक्षात्मक आवरण की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? पायामीटर कहते हैं। जीवों में आनुवांशिक लक्षणों के बाहरी रूप से प्रकट होने को फेनोटाइप कहते हैं, जबकि उनके आंतरिक आनुवांशिक संगठन को क्या कहेंगे? तो आंतरिक आनुवांशिक को हम जीनोटाइप कहेंगे, बाहरी वाले को फेनोटाइप कहेंगे। दोनों याद रखना है। किसी गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच क्या संबंध होता है? तो R बराबर 2F का संबंध हो जाएगा। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? पानी की उपस्थिति और प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से नीला रंग का प्रकीर्णन हो जाता है, तो पृथ्वी हमको नीली दिखाई देती है। इसको हम नीला ग्रह भी कहते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति पावर ज्ञात करने का सूत्र विभवांतर और धारा के पदों में क्या हो जाएगा? तो P बराबर V इंटू आई हो जाता है। ठीक है, इसी को आप बदल करके I बराबर P अपॉन V भी कर सकते हैं। ये भी पूछा गया था, अभी बहुत बार पूछा गया था ये। अगला, घरेलू वायरिंग में उदासीन तार न्यूट्रल वायर के ऊपर सामान्यतः किस रंग का प्लास्टिक आवरण चला रहता है? तो काला। ये भी पूछा गया है, ये आपका पुलिस में बहुत पूछा गया था, MP पुलिस में। ब्लैक कलर का होता है, ये आपका न्यूट्रल वायर होता है। 369 की बात करें, देखिए अगला देखिए, अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल जैसे ऐतिहासिक इमारतों के संगमरमर के खराब होने की घटना क्या कहते हैं? इसको हम मार्बल कैंसर कहते हैं। SO2 NO2 की वजह से जो है जो मार्बल की इमारतें होती हैं वो खराब हो जाती हैं। अगला, पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनाए जाने वाले 3R सिद्धांत में इन 3R का क्या अर्थ है? तो कम उपयोग, पुनः उपयोग, पुनः चक्रण, रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकिल। ये इसका RRR का फुल फॉर्म हो जाता है। अगला देखिए, 371 कह रहा है केचुआ अर्थवार में श्वसन प्रक्रिया किस अंग के माध्यम से संपन्न होती है? तो उसकी नम त्वचा के माध्यम से संपन्न होती है। और अर्थवॉर्म को ही क्या कहते हैं? किसान मित्र के नाम से भी जाना जाता है, और ये भी प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न नंबर 372 है, वह रासायनिक पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में स्वयं भाग लिए बिना अभिक्रिया को दर को बढ़ा या घटा सकता है, क्या कहलाता है? उत्प्रेरक। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है? सोडियम कार्बोनेट या फिर धामन सोडा का। अगला, वह कौन सी एकमात्र धातु जो कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होती है, विद्युत की अच्छी सुचालक भी है? ये ग्रेफाइट हो जाती है। ठीक है, ग्रेफाइट वाला भी पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य की लार सलाइवा का pH मान कितना होता है? 6.8। मानव के हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले कृत्रिम उपकरण
पेस मेकर को हृदय के किस भाग में शल्य चिकित्सा के द्वारा लगाया जाता है? तो दाएं आलिंद में लगाते हैं, राइट एट्रियम में इसको लगाते हैं। 377 मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज शरीर के किस अंग में पाई जाती है? तो मध्य कान में पाई जाती है। मेंडल के संकरण प्रयोग में F1 पीढ़ी, पहली पीढ़ी में जो लक्षण खुद को प्रकट नहीं कर पाते उन्हें क्या कहते हैं? अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अगला, वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग रियर व्यू मिरर, साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? क्योंकि यह सीधा और बहुत बड़ा दृष्टि क्षेत्र के रूप में होता है, इसलिए हम यहाँ पर वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? उसको मुख्य फोकस कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। अच्छा, एक बात और बता दें, थोड़ी देर बाद आप देखोगे यही 500 प्रश्न आपको जो है एक अन्य चैनल है वहाँ पर आपको सेम टू सेम मिल जाएंगे। भाई सब लगातार हमारी कॉपी कर रहे हैं, कब से? आबकारी एग्जाम से, जब से उनको पता चला है हाँ शुक्ला सर का एक चैनल है, वहाँ पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराए जाते हैं भर भर के, यानी कि 500, 600, 100, 150 प्रश्न कराए जाते हैं। बढ़िया से सब्सक्राइब कर लिया है, नोट्स लेकर के ग्रुप में भी शामिल हो गए हैं, वहाँ से जो है PDF प्राप्त कर लेते हैं और बढ़िया से उसको फोटोकॉपी करके और अपने चैनल पर बढ़िया चला रहे हैं और सबको बिल्कुल हमारे सारे नोट्स को कॉपी करके अपने उस पर डालकर, ऐप पर डाल करके 299 का बेच रहे हैं ना। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहना है, यही नोट्स आपको मिलेंगे। अभी हम MP पुलिस के नोट्स बनाने वाले हैं। अभी तक देखो MP पुलिस के नोट्स किसी ने नहीं दिए हैं, ना उन भाई साहब ने दिए हैं, ठीक है, क्योंकि अभी शुक्ला सर के नोट्स आए ही नहीं मार्केट में, कॉपी कहाँ से करें? तो जैसे शुक्ला सर के नोट्स मार्केट में आ जाएंगे फटाक से कॉपी करके और ऐप पर 299 का बेचेंगे। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहें, क्योंकि यही नोट्स आपको वहाँ पर बड़ी कीमत पर 299 और 300, 350 ऐसे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो हम जल्दी आपको MP पुलिस के नोट्स प्रोवाइड कराने वाले, अच्छे नोट्स, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा लेट मिलेगा लेकिन अच्छा मिलेगा। अगला देखो, नेत्र का वह भाग कौन सा है, कौन सा दृष्टि दोष है जो कॉर्निया को पूरी तरह से गोलाकार न होने के कारण उत्पन्न होता है? ये अबिंदुता होता है, इसमें कॉर्निया जो है पूरी तरह से गोल नहीं होती है ना, अलग शेप हो जाता है। अगला 382 विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन धातु का उपयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है बताओ? अभी हमने बताया था ना, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो गलनांक होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए परपथ में क्या बदलाव किया जाता है? इसके साथ श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ दीजिए, तो गैल्वेनोमीटर जो है वो आपका किसमें बदल जाएगा? मतलब कि गैल्वेनोमीटर जो है वो आपका उसमें वोल्टमीटर में बदल जाएगा। अगला 384 किसी भी इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की सर्वाधिक मात्रा किस पोषण स्तर पर उपलब्ध होती है? तो उत्पादकों के स्तर पर उपलब्ध होती है। इसका हमने 3D डायग्राम वाला बढ़िया सा नोट्स में आपको दिया है, ठीक है। अगला, जल स्रोतों में प्रदूषण के स्तर को मापने के लिए किस महत्वपूर्ण जैविक परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो BOD का यूज करते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का यूज करते हैं। अगला, अच्छा BMI भी पूछा जाता है। BMI का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स होता है। तो ये BMI का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी पूछा गया था फॉरेस्ट गार्ड में। अगला, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा युग्मक भाग नहीं लेते हैं क्या कहलाती है? अलैंगिक जनन कहलाती है। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ परिवेश से ऊष्मा का अवशोषण होता है वो क्या कहलाती है? ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है, जिसमें अवशोषण होता है, ठीक है। और जिसमें उत्सर्जन होता है वो ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया होती है। लोहे पर जंग लगना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है या रासायनिक का? तो ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन मतलब एक बार जो चीज़ हो गई उसको दोबारा आप नहीं बदल सकते हैं। जैसे कि लोहे में जंग लग गई तो वो दोबारा से सही नहीं होगा, लेकिन मोम का पिघलना, जो मोमबत्ती का पिघलना होता है, ये आपका भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक में क्या होता है? मोमबत्ती पिघल गई, फिर से मोम का यूज करके मोमबत्ती बना सकते हो। तो जो दोबारा बन जाए वो भौतिक परिवर्तन हो गया, दोबारा ना बने रासायनिक परिवर्तन हो गया। समझ में आ गया? अब आप आराम से कर लोगे। ताजे दूध का pH मान 6 होता है, जब यह दही में बदलता है तो इसका pH मान घटेगा या बढ़ेगा? तो इसका घट जाएगा। क्यों? क्योंकि लैक्टिक अम्ल बन जाएगा और अम्ल का pH मान घट जाता है, ठीक है, 6 से कम होता है अम्ल का। अगला, आवर्त सारणी की सबसे हल्की धातु कौन सी जिसका उपयोग मोबाइल और लैपटॉप की बैटरी बनाने में होता है? तो ये लिथियम होती है। लिथियम बैटरी कहते नहीं, मोबाइल में लिथियम बैटरी है, लैपटॉप में लिथियम बैटरी लगी हुई है। एक तंत्रिका कोश का न्यूरॉन के सबसे लंबे बेलनाकार रेशेदार भाग को क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। अगला देखिए, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें पारिस्थितिकी तंत्र की भाषा में क्या कहते हैं? स्वपोषीय उत्पादक कहेंगे। मानव आमाशय में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम है जो विशेष रूप से दूध और प्रोटीन केसिन को पचाता है? तो ये रेनिन एंजाइम होता है और ये छोटे छोटे बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। अगला, आनुवांशिक रोग हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति के शरीर में मुख्य रूप से किसकी समस्या होती है? तो चोट लगने पर रक्त नहीं जमेगा। अगला, प्रकाश की कौन सी किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है वह अविलंब की किस ओर मुड़ जाती है? तो कोई भी किरण अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो भाई अभी कहाँ थी? जंगल में थी, और जंगल से शहर में प्रवेश कर रही तो क्या हो जाएगी? अवलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। अब देखो इसको समझाने में थोड़ा समय लग जाएगा। देखो कोई, जैसे आप ही हैं, आप जंगल से गुजर रहे थे,
एक लाठी आपके पास में थी, यही किरण है लाठी। जंगल में अगर आप गुजर रहे थे यानी सघन माध्यम में थे तो लाठी को अपने पास में कर लेंगे, ठीक है, कि कोई भी आएगा मार देंगे। लेकिन जैसे ही आप इस सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचे यानी कि जंगल से शहर में पहुंचे तो लाठी को दूर कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब किसी भी जंगली जानवरों का खतरा नहीं है। तो वही सिस्टम यहाँ पर है कि जब सघन से विरल में जाएगी तो अपने अविलंब से दूर हट जाएगी, यानी कि वो लाठी को आप दूर फेंक देंगे। और अगर विरल से सघन में जाएंगे तो लाठी को पास खींच लेंगे, यानी अगर विरल से वो सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। 396 है, लेंस के अंदर वह स्थिति, वह केंद्रीय बिंदु कौन सा है जहां से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है? तो इसे हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। अगला, एक युवा और सामान्य आंख वाले व्यक्ति की समंजन क्षमता कितनी होती है? 4 डायोप्टर होती है अच्छी आंख वाले की। घरेलू विद्युत परिपथ को ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए किस उपकरण का यूज करते हैं? विद्युत फ्यूज का उपयोग करते हैं। और ये पतला होना चाहिए जिससे कि ये आसानी से टूट जाएगा लाइट बढ़े तो। मोटा होगा तो पूरा का पूरा तुम्हारा फ्रिज टीवी भी सब चला जाएगा पर फ्यूज नहीं टूटेगा। तो फ्यूज पतले तार का लगाना चाहिए। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई कौन सी होती है? डॉप्सन में मापते हैं। ओजोन परत की इकाई जो होती है वो क्या होती है? डॉप्सन होती है। मानव नर के वृषण टेस्टिस में शुक्राणु उत्पादन के लिए शरीर के सामान्य तापमान से कितने कम तापमान की आवश्यकता होती है? तो 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान की आवश्यकता होती है। 400 प्रश्न पूरे होते हैं भैया। चौरा शतक लग गया है ब्रायन लारा वाला। चलो 401 पर चलते हैं। चांदी की वस्तु है, देखो शाम तक वेट कर लेना भाई, बेशक लेट हो जाए, 9 बज जाए, लेकिन सामाजिक विज्ञान की 500 प्रश्न आएंगे। चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद किस रसायन के बनने के कारण काली पड़ जाती हैं? तो सिल्वर सल्फाइड के कारण। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH होता है। सफ़ेद फास्फोरस को हवा में जलने से बचाने के लिए किस में डुबो कर रखते हैं? तो पानी में रखते हैं इसको डुबो करके। 404, पौधों में प्रकाश की दिशा में मुड़ने की क्रिया किस पादप हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होती है? तो ऑक्सीन के द्वारा। किसी जीन के वैकल्पिक रूप को क्या कहा जाता है? एलील या फिर युग्म विकल्पी कहते हैं। अगला, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? तो ये आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होगा। ये पूछा गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, फिर से पूछा जाएगा। स्टार लगा दे रहे हैं तो भाई मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। मानव नेत्र के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं रंगों की पहचान के लिए जिम्मेदार है? तो शंकु कोशिकाएं। कौन सेल्स जो होती हैं वो रंगों की पहचान करती हैं? किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस सरल उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो चुंबकीय द्विसूचक या फिर कंपास का यूज करते हैं। अगला, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों द्वारा एक दूसरे से खाने और खाए जाने की श्रृंखला को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला, फूड चेन कहते हैं। गुलाब और गन्ने के पौधों में मुख्य रूप से कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो कलम लगाई जाती है। गुलाब और गन्ने की कलम लगाते हैं। अगला, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल्ड ट्वाइस को गर्म करने पर भूरे रंग का कौन सा धुआं निकलता है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो भूरे रंग की होती है। ऐसे ही पूछेंगे, लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी भूरे रंग की। अम्लीय माध्यम में मेथिल ऑरेंज सूचक का रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। अगला देखिए 413, वे कौन सी धातु हैं जिनका गलनांक इतना कम होता है कि वे हथेली पर रखते ही पिघल जाती हैं? गैलियम और सीजियम। शरीर में प्रतिवर्ती चाप मुख्य रूप से कहाँ पर बनते हैं? तो मेरुरज्जु या फिर स्पाइनल कॉर्ड में बनते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? जीवाश्म विज्ञान कहलाती है, पैलेनोलॉजी कहलाती है। कांच में प्रकाश की चाल लगभग कितनी होती है? तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मानव नेत्र में प्रकाश सबसे पहले किस पतली झिल्ली के माध्यम से प्रवेश करता है? कॉर्निया या फिर स्वच्छ मंडल से। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार के चुंबक के समान व्यवहार करता है? तो क्षण चुंबक की तरह काम करता है। वे पदार्थ जिन्हें जैविक क्रियाओं द्वारा छोटे छोटे सरल अणुओं में नहीं तोड़ा जा सकता है क्या कहलाते हैं? अजैव निम्नीकरण या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। नर और मादा युग्मकों के संलयन के बाद बनी संरचना को क्या कहते हैं? युग्मनज या फिर जायगोट कहते हैं। सारे प्रश्न नए हैं, एक भी रिपीट नहीं किया है, ठीक है। अगला 400 प्रश्न लगभग आपके फॉरेस्ट गार्ड जेल पेरी रीसेंट एग्जाम वाले हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया में ठोस और अघुलनशील पदार्थ बनता है, उसे क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। अगला, लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देते हैं? कौन? क्षार। तो छलानी अभी बताया था, तो लाल को किस में बदल देंगे? नीले में। लोहे पर जंग लगने के लिए किन 2 चीज़ों की उपस्थिति अनिवार्य है? तो एक ऑक्सीजन होनी चाहिए और दूसरा नमी या फिर जल होना चाहिए। अगला 424, मुंह में लार आना जैसी अनैच्छिक क्रिया मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा नियंत्रित होती है? तो इसको मेडुला ऑब्लंगेटा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। विभिन्न जीवों के वे अंग जिनकी मूल संरचना अलग अलग होती है लेकिन कार्य समान होते हैं क्या कहलाते हैं? समरूप अंग या फिर एनालॉगस अंग कहलाते हैं। अगला, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किसी बड़े दर्पण का उपयोग करते हैं? ये अवतल दर्पण होता है, ठीक है। अवतल दर्पण हमने बताया था ना, ये क्या कर देता है? फैला देता है। अगला, मानव नेत्र के रेटिना में पाई जाने वाली कौन सी कोशिकाएं कम रोशनी के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं? तो ये सलाहकार कोशिकाएं होती हैं, रॉड सेल्स होती हैं जो कम रोशनी के प्रति जो है संवेदनशील हो जाती हैं। अगला, मतलब कम रोशनी रहेगी तो ये फैल जाएंगी। घरेलू वायरिंग में विद्युत नम में तार या लाइव वायर का आवरण सामान्यतः किस रंग का होता है? तो रेड कलर का होता है जो लाइव वायर होता है, ठीक है। और जो उदासीन होता है वो अर्थ का तार जो होता है वो कैसा होता है? ब्लैक कलर का।
पर्यावरण के अजैविक घटकों के मुख्य उदाहरण कौन कौन से हैं? तो मिट्टी, जल, वायु और तापमान। ये अजैविक हैं, इनमें जीवन नहीं पाया जाता, ये सांस नहीं लेते हैं। किशोरावस्था का वह समय जब जनन ऊतक परिपक्व होने लगते हैं, क्या कहलाता है? यौवनारंभ या फिर प्यूबर्टी कहलाता है। अगला, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के मिलने से जल H2O का बनना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। पीने वाले पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? विरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर को डाल देते हैं। अगला, धातु में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके किस प्राकृतिक ऑक्साइड, कौन सी प्राकृतिक ऑक्साइड बनाती है? तो क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। मानव शरीर में मेरु रज्जु की सुरक्षा कौन करता है? रीढ़ की हड्डी या फिर कैसेरुक दंड करता है। अगला देखिए, अगला है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो चार्ल्स डार्विन महोदय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला, एक डायोप्टर क्षमता लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? तो 1 डायोप्टर लेंस की फोकस दूरी होगी 1 मीटर। श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने वाले 7 घटकों में बंटने के बाद बनने वाली रंगों की पट्टी को क्या कहते हैं? इसको स्पेक्ट्रम या फिर वर्णक्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम आपने देखा होगा जिस पर हम सभी रंगों को प्राप्त करते हैं। 438 है। व्यावसायिक मोटर में स्थायी चुंबक के स्थान पर किसका उपयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक का प्रयोग करते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक और अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश ही होता है। अगला, मानव पुरुषों में शुक्राणुओं का निर्माण किस अंग में होता है? तो ये वृषण टेस्टिस में होता है। प्राकृतिक गैस का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें ऊर्जा निकलेगी। अगला, किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन H धनायन की सांद्रता मापने वाले पैमाने को क्या कहते हैं? pH स्केल कहते हैं। आयन यौगिकों की गलनांक और क्वथनांक का सामान्यता कैसे होते हैं? तो बहुत उच्च होते हैं। ठीक है। अगला 444 है। मानव में हार्मोन का स्त्राव सीधे रक्त में करने वाली ग्रंथियों को क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। किसी जीव द्वारा अपने जीवन काल में पर्यावरण के प्रभाव से प्राप्त किए गए लक्षण क्या कहलाते हैं? उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। 446, एक समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा कितना होता है? +1 होगा। मानव नेत्र के रेटिना पर बनना कोई भी प्रतिबिंब कितने समय तक बना रहता है? तो 1.16 सेकंड तक बना रहता है। साधारण विद्युत बल्ब विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव या फिर तापीय प्रभाव पर यह कार्य करता है। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव किस प्रकार के उपभोक्ता कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे। पुरुषों में वह थैलीनुमा संरचना क्या कहलाती है? जिसमें वृषण यानी टेस्टिस शरीर के बाहर स्थित होते हैं, इसे हम वृषण कोष या फिर स्क्रोटोम कहते हैं। अगला, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। जब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित अत्यधिक सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण किस विधि से करते हैं? विद्युत अपघटनी अपचयन से करते हैं। पौधों की जड़ों का पानी की दिशा में वृद्धि करना क्या कहलाएगा? तो ये जलानुवर्तन कहलाएगा। ये भी पूछा गया था, ध्यान रखना। ठीक है। मानव शरीर में मौजूद अपेंडिक्स किस प्रकार के अंगों का उदाहरण है? अवशेषी अंग हैं जिनका कोई यूज नहीं होता है। अगला, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या हो जाएगी? गति उसकी कम हो जाएगी। ठीक है। तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? विरल से सघन में गई, शहर से जंगल में गई है, अब क्या हो जाएगा? एकदम संभल के चलेगी, कहीं कोई सांप ना काट ले, कहीं कोई जानवर ना बैठा हो, एकदम धीरे धीरे पैर रख करके चलेगी। ठीक है। तो विरल से सघन में जाएगी तो गति कम हो जाएगी। सूर्योदय के कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद सूर्य के दिखाई देने का क्या कारण होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से सूरज बाद में भी दिखाई देता रहता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? माइकल फैराडे ने। हरे पौधे सूर्य की कुल प्रकाश ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत भाग ग्रहण करते हैं और रासायनिक ऊर्जा में बदल लेते हैं, यानी अपने भाग में बदल लेते हैं? तो सूर्य का 1% जो है मतलब प्रकाश का यूज करते हैं। पुष्प के स्त्री केसर का सबसे नीचे बना फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? अंडाशय या फिर ओवरी कहलाता है। अगला, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का टूटना किस प्रकार की वियोजन क्रिया है? तो ये प्रकाशीय वियोजन है। ये आपके में लिखी है, रासायनिक अपक्रिया है ना, इनका नाम वगैरह पूछा जाएगा। अगला, जिप्सम को 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर जड़ के अणुओं को त्याग करके क्या बनाता है? तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लेता है। अगला देखिए, जिंक ब्लेंड और कैलेमाइन किस धातु के प्रमुख अयस्क हैं? तो ये जस्ता या जिंक के हैं। सीधी रेखा में चलना या साइकिल चलाना मस्तिष्क के किस हिस्से के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? अनुमस्तिष्क या फिर सेरेबेलम के द्वारा। शुरू में ही बताया था आपको। ठीक है। अगला, मनुष्य के 23 जोड़े गुणसूत्रों में से 22 जोड़े गुणसूत्र को क्या कहलाते हैं? जो लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेते हैं उनको ऑटोसोम्स कहते हैं। ये भी पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। पानी से भरे किसी तालाब की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम क्यों दिखती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। 3 उदाहरण हो गए प्रकाश अपवर्तन की। ठीक है। एक तो छड़ का मुड़ी हुई दिखाई देना, एक तालाब वाला और एक सिक्का का उठा हुआ दिखाई देना। ठीक है। अगला, मानव नेत्र में स्थित प्राकृतिक लेंस किस प्रकार का लेंस होता है? तो ये उत्तल लेंस होता है। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो ये ऊर्जा होती है 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक है। पर्यावरण में कवक, फंजाई और जीवाणु, बैक्टीरिया जैसे अपघटकों को क्या कहा जाता है? इनको मृतजीवी या फिर सैप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। चलो 470,
पौधों को रोग मुक्त परिस्थितियों में उगाने के लिए अपनाई जाने वाली कृत्रिम प्रवर्धन की आधुनिक तकनीक क्या कहलाती है? ऊतक संवर्धन, टिश्यू कल्चर कहलाती है। मानव शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है? वियोजन या फिर अपघटन है। क्षारक, बेस जो जल में पूरी तरह घुलनशील होते हैं, विज्ञान की भाषा में क्या कहलाते हैं? क्षार या फिर एल्कली कहलाते हैं। धातुएं रासायनिक अपक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन त्याग कर किस प्रकार का आयन बनाती हैं? तो धनायन बनाती है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो धनायन बनाएगा। 474, मानव शरीर में वृद्धि हार्मोन का किस अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा। किसी भी कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए मुख्य रूप से कहाँ पर पाया जाता है? तो ये केंद्रक में पाया जाएगा। अगला देखिए, वाहनों में लगे रियर व्यू मिरर का उत्तल दर्पण का आवर्धन कम होता है या फिर 1 से अधिक? तो इसका आवर्धन जो है 1 से कम होता है। आंख के पिछले भाग में स्थित वह प्रकाश संवेदनशील पर्दा कौन सा है जिस पर प्रतिबिंब बनता है? तो ये रेटिना या फिर दृष्टि पटल कहलाता है। घरों में उपकरणों को ओवरलोडिंग से बचाने के लिए और सभी सामान को वोल्टेज देने के लिए किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, पैरेलल। अगला, भौतिक और जैविक तत्वों से मिलकर बना वह संपूर्ण परिवेश जिसमें हम रहते हैं क्या कहलाएगा? तो ये हम इसको क्या कहेंगे? पर्यावरण कहलाएंगे। अगला, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य नहीं होगा तो किसी को ऊर्जा नहीं मिलेगी। लेड नाइट्रेट पाउडर को एक परख नली में गर्म करने पर जो गैस निकलती है वो कौन सी होती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। धावन सोडा या कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? ये भी पूछा गया है। सोडियम कार्बोनेट या फिर डेकाहाइड्रेट होता है। आगे बढ़िए, अयस्कों ओर्स से धातु प्राप्त करने की संपूर्ण वैज्ञानिक तकनीकी प्रक्रिया क्या कहेंगे? इसको हम धातु कर्म कहते हैं। जैसे बॉक्साइड को प्राप्त किया जाता है ना, या लोहे को प्राप्त किया जाता है अपने अयस्कों से, तो हम इसको क्या कहेंगे? धातु कर्म कहते हैं। 484, किसी गर्म धातु को छूने पर हाथ का अचानक पीछे हटना क्या कहलाता है? किस क्रिया का उदाहरण है? ये प्रतिवर्ती क्रिया होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। एक सामान्य मानव पुरुष का गुणसूत्र विन्यास क्या होता है? ऑटोसोम जो है 44 ऑटोसोम जो है एक मनुष्य में पाए जाते हैं। अगला, प्रकाश की किरण का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाना, अपनी दिशा बदल लेना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगा। मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब प्रकृति में कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है, जो रेटिना पर बनता है। 488, किसी क्षण चुंबक के बाहरी चुंबक क्षेत्र रेखाओं की दिशा किधर से किधर होती है? तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है। ओजोन परत मुख्य रूप से सूर्य से आने वाले किस प्रकार के विकिरण को सोख लेती है? पराबैंगनी विकिरण को। अगला देखिए 490, पुष्प के मादा जनन अंग स्त्री केसर के एक अन्य वैज्ञानिक नाम क्या है? तो अंडप या फिर कार्पेल होता है। तांबे के बर्तन पर नमी और कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया से बनने वाली हरी परत ये रासायनिक यौगिक की होती है। किस रासायनिक यौगिक की होती है? तो ये जो हरी परत होती है वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट की होती है। धावन सोडा बनाने के लिए किस प्रसिद्ध औद्योगिक विधि का उपयोग करते हैं? साल्वे विधि का। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली प्रमुख 2 धातुएं कौन सी हैं? सोना और चांदी। पौधों में कोशिका की लंबाई बढ़ाने में कौन सा पादप सहायक होता है? तो ऑक्सीजन पादप जो होता है पौधे में कोशिका की लंबाई बढ़ाता है। अगला, जीवाश्म मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों में सुरक्षित पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में होते हैं। वह कौन सा दर्पण है जो वस्तु चाहे कहीं भी रखी हो हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल दर्पण होता है। इसीलिए इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? साइड मिरर में। 497, मानव नेत्र में नेत्र लेंस और रेटिना के बीच खाली स्थान में कौन सा पदार्थ भरा रहता है? तो इसमें काचाप द्रव या फिर विट्रियस ह्यूमर भरा रहता है। जब किसी वृत्ताकार कुंडली सर्कुलर लूप में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके केंद्र पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? ये भी पूछा गया था। तो सीधी और सरल रेखाएं होती हैं। 499, किसी भी खाद्य श्रृंखला में हानिकारक रसायनों का सबसे अधिक संचय किस जीव में होता है? ये सबसे ऊपर यानी मांसाहारी जीव में सबसे अधिक संचय होता है। अगर डीडीटी किसी भी तालाब में फैल गया तो मछलियां खाएगा मनुष्य और मनुष्य में जाकर के ये जो है जम जाता है। महिलाओं में मासिक धर्म चक्र के दौरान अंडाशय से परिपक्व अंडे बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये भी पूछा गया था 2 बार। तो इसको हम अंडोत्सर्ग या फिर ओव्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये 500 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए हैं। कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सर आपके नोट्स से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। ये जेल अधीक्षक के नोट्स इन्होंने लिए थे, ये उनका स्क्रीनशॉट है। और इसको अभी नीचे करेंगे तो और भी इन्होंने लिखा था कि हमें जो है वर्ग 2 के भी नोट्स चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और भाई है तो ये आज सही से लग नहीं पाया स्क्रीनशॉट। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने लिखा था कि सर ऐसे नोट्स पहली बार ज़िंदगी में देखे हैं, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं और इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। इसके हिसाब से इसका प्राइस बहुत कम है ठीक है। लेकिन हमने कहा नहीं भैया, जो प्राइस है 149 वही रखेंगे जिसको आप भी मैनेज कर सके और हमारे जो मतलब फैकल्टी है उनको भी हम पेमेंट वगैरह दे सकें। बस इतने में ही काम चलता रहे। हमको बहुत ज़्यादा किसी से नहीं लेना है। हमको 299 में नहीं बेचना है अपने नोट्स, 199 में अलग से प्रैक्टिस सेट नहीं बेचना है। क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग इन्हीं नोट्स को कंपाइल करके अपने ऐप पर डाल करके 299 का बेच रहे हैं और प्रैक्टिस सेट को हमारे 10 प्रैक्टिस सेट पूरा का पूरा 10 प्रैक्टिस सेट 199 का अलग से बेच रहे हैं। तो आप लोग देख लेना। बाकी ये हमारे नोट्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हिंदी का कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा, MCQ मिलेंगे, पूरा सारा जो है आपको पाठ देखने को मिल जाएगा। जितने भी पाठ हैं वो सब पाठ पढ़ सकते हैं, कहानी पढ़ सकते हैं, सब दी गई है। और इस पर आधारित जितने भी MCQ हैं, ग्रामर वामर सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है,
इसके अलावा ये देख सकते हैं पर्यावरण का नोट्स है, हॉस्पिटल असिस्टेंट 10 प्रैक्टिस सेट हमने दे रखा है, ये टॉपिक वाइज दे रखा है, और ये आपको जो है हिंदी का संपूर्ण पाठ कृत का भाग दे रखा है। ठीक है, तो ये हमारे जो है ग्रुप का आपको स्क्रीनशॉट लगाया है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं बाल गोविंद भगत जो है ये पूरा कहानी वहानी सब कुछ आपको मिल जाएगा। अच्छा अच्छे से आप पढ़ करके एग्जाम देने जाइए और फाइनल सिलेक्शन लीजिए। अब बताइए वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। फिलहाल वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल से एग्जाम एनालिसिस स्टार्ट होगा, जिसका भी कल एग्जाम एनालिसिस से निवेदन है आपसे 7052547003 इस नंबर पर अपने प्रश्नों को जरूर भेजना मेरे भाई, अपने नाम के साथ में। एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते ही अपने प्रश्नों को जरूर भेजना, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। उससे पहले आज रात को 8 से 9 बजे के बीच में आपको 500 प्रश्न मिल जाएंगे, किसके, सोशल साइंस के। ठीक है, तो लगातार बोल रहे हैं, 1.5 घंटे से ऊपर हो गए मेरे भाई। ठीक है ना, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो, और अपने नोट्स इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके जल्दी से प्राप्त कर लेना और ग्रुप में शामिल हो जाना। कहीं ये मौका आपसे छूट ना जाए और फिर बाद में पछताते रहें, ये काम मत करना। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप करके जल्दी से अपने नोट्स इस नंबर पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।